मैंने अपने अंकल के साथ सी फूड के बिजनेस में पार्टनरशिप की। एक साल में हमने लगभग 28 लाख युआन का प्रॉफिट किया। साल के आखिर में जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो उन्होंने मुझे सिर्फ 1,20,000 दिए। उनका कहना था कि जगह उनकी थी, इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी और मैंने सिर्फ मेहनत की थी। 1,20,000 कम नहीं होते। मैंने कुछ नहीं कहा। वो पैसे मैंने अपनी जेब में रख लिए, जो उनकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं थे। मैंने मन में सोच लिया कि ठीक है, जैसा वो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उन्हें लगा कि मैं बेवकूफ हूँ और हमेशा उनके लिए सस्ते में काम करता रहूं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन पैसों से मैंने ठीक सामने वाला बड़ा सा कोल्ड स्टोरेज किराए पर ले लिया। जब उन्होंने ये देखा तो उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मैंने शटर गिरा दिया और कहा, अंकल अब से हम दोनों अपना अपना देखेंगे। कहते हैं कि उस रात वो सुबह तक अपनी दुकान पर ही बैठे रहे और कैलकुलेटर पर हिसाब लगाते रहे। अरे यार, साल का प्रॉफिट था 28,50,000। एक साल में 365 दिन होते हैं। हम दोनों ने शिफ्ट में काम किया और सी फूड टैंक्स की रखवाली करते हुए एक पल के लिए भी नहीं सोए। कुल ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा का था। नेट प्रॉफिट लगभग 29 लाख था, कुछ हजार कम। 28,50,000 का आंकड़ा सही है। दुकान मेरी थी, इन्वेस्टमेंट मैंने की थी और बड़े होटल्स के साथ रिलेशनशिप भी मैंने ही संभाली थी। उन्होंने सिर्फ मेहनत की थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर बोले, मुझे ऐसे मत देखो। अगर मैं किसी और हेल्पर को रखता तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 युआन महीना देता। साथ ही मुझे उसके खाने, रहने और सोशल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता। ये 1,20,000 तुम्हारी बचत है, ये कम नहीं है। वेयर एंड टेयर, डिप्रिशिएशन और कलेक्शन मैनेजमेंट को मिलाकर मैंने तो पूरे साल उन पुरानी रेफ्रिजरेशन मशीन्स को रिपेयर करने में ही 30,000 से ज्यादा खर्च कर दिए। वो सही कह रहे थे। दुकान और इन्वेस्टमेंट उनकी थी, लेकिन उन 27,30,000 में से कितने मेरी मेहनत और खून पसीने से कमाए गए थे, उन्होंने कभी ये हिसाब नहीं लगाया। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूं। फिर उन्होंने कहा, चलो अब ज्यादा मत सोचो। नए साल के पहले दिन अच्छी क्वालिटी की लॉबस्टर का एक कंसाइनमेंट पोर्ट पर कम प्राइस में आएगा, वहां जल्दी पहुंच जाना। मैं घर नहीं गया। मेरे पास वो 1,20,000 युआन थे। मुझे डर था कि मेरी माँ मुझसे पूछेंगी कि मैंने अपने अंकल के साथ इस साल कितना कमाया और हमने प्रॉफिट कैसे बांटा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। पार्टनरशिप शुरू करते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था, अरे हम तो फैमिली है। उसने मुझसे कहा था, हम मुनाफा बराबर बांटेंगे। जहां मैं खाऊंगा तुम भी खाओगे। न्यू ईयर से पहले उसने कहा था कि हम बराबर बांटेंगे। न्यू ईयर के बाद वो कहने लगा कि मेहनत तो सिर्फ मैंने की है। मैंने उस आंकड़े को बहुत देर तक देखा। क्या मेरी सारी मेहनत बस इतनी ही थी? क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो पोजीशन उसकी है? तो ठीक है, अब मेरी अपनी होगी। मैंने मार्केट के लीजिंग सुपरवाइजर को सामने वाले 500 स्क्वायर मीटर के बड़े से रेफ्रिजरेटर के बारे में कॉल किया। रेंट और डिपॉजिट मिलाकर सिर्फ 1,20,000 थे। नीचे के सारे छोटे कस्टमर्स को तो मैं पहले से ही जानता था। मैं 3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके न्यू ईयर से पहले ओपनिंग कर सकता था। उसी रात मैंने सुपरवाइजर के टेबल पर पैसे रख दिए। हमने उसी रात कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मेरे हाथ में उस रेफ्रिजरेटर की चाबियां आ गई। मुझे पता चल गया कि अब मेरी डेस्टिनी किसी और के हाथ में नहीं है। न्यू ईयर के पहले दिन सुबह 4 o'clock बजे डॉक पर बर्फीली हवा चल रही थी। मैं हमेशा से 2 घंटे पहले पहुंच गया। जब शिप का कैप्टन आया तो मैं उसके पास गया। ओल्ड जान, मुझे लॉबस्टर का पूरा लॉट चाहिए, कैश पेमेंट अभी के अभी। कैप्टन हैरान रह गया। अरे तुम्हारे अंकल ने तुम्हें बताया नहीं? मैंने काश का बंडल निकाला और कहा, अब मैं अपना बिजनेस खुद कर रहा हूँ। मैं 5% ज्यादा प्राइस दूंगा। इंस्पेक्शन और लोडिंग मैं खुद करूंगा। आपको 1 मिनट भी वाइट नहीं करना पड़ेगा। कैप्टन ने मेरी तरफ देखा और कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया। जब मेरे अंकल डॉक पर पहुंचे तब तक फर्स्ट क्लास लॉबस्टर का पूरा लॉट मेरे रेफ्रिजरेटेड ट्रक में लोड हो चुका था। वो खाली डॉक पर खड़े होकर गुस्से से लाल हो रहे थे। ये सब क्या है? मैंने ट्रक का डोर बंद किया और कहा, अंकल आपने ही तो कहा था जिसकी जितनी एबिलिटी। हैप्पी न्यू ईयर। मैं एक अच्छी स्टार्टिंग करना चाहता था। कार स्टार्ट हुई और रियर व्यू मिरर में मेरे अंकल की इमेज छोटी होती चली गई। मुझे पता था कि अब उनके और मेरे बीच कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से सील हो चुका था। मैं लॉबस्टर्स को रेफ्रिजरेटर में ले गया और पूरी रात सॉर्टिंग करता रहा। गुड्स की क्वालिटी बहुत एक्सीलेंट थी। सबका वेट 750 ग्राम से ज्यादा था और क्लॉज भरे हुए थे। सॉर्टिंग खत्म करने के बाद मैंने मार्केट के रिटेल कस्टमर्स के ग्रुप में एक मैसेज सेंड किया। आधे घंटे से भी कम टाइम में 10 से ज्यादा लोग रेफ्रिजरेटर के सामने जमा हो गए। ये वो सारे कॉन्टैक्ट्स थे जिन्हें मैंने पूरे ईयर में कल्टीवेट किया था। मैंने जिनकी भी हेल्प की थी, मुझे वो सब परफेक्टली याद है। मैंने जैसे ही माल की जांच की, रिटेलर्स ने अपने ऑर्डर्स दिए। मैं मार्केट प्राइस पर बेच रहा था, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज या होर्डिंग के। सिर्फ 2 घंटे में लॉबस्टर का पूरा स्टॉक बिक गया। मुझे 43,000 का नेट प्रॉफिट हुआ और मेरी पहली इन्वेस्टमेंट वापस मिल गई। एक्वाटिक कोल्ड स्टोरेज ऑफिशियली शुरू हो गया। सुबह 10 बजे मुझे मेरे अंकल का कॉल आया। मैंने जवाब नहीं दिया। इसके तुरंत बाद पूरे मार्केट में रूमर्स फैलने लगे कि मैंने अपने अंकल से झगड़ा कर लिया है और अपना खुद का स्टॉल खोल लिया है। मेरे अंकल ने धमकी दी कि जो कोई भी मुझसे बिजनेस करने की हिम्मत करेगा वो उनसे माल लेना भूल जाए। अपने अंकल को नाराज करके मैं इस मार्केट में कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। दोपहर से ही रिटेलर्स ने अपने ऑर्डर्स कैंसिल करने के लिए कॉल्स करना शुरू कर दिया। सब अर्जेंट टोन में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है और वे फिलहाल माल नहीं खरीदेंगे। मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। मैंने और कुछ नहीं
नहीं कहा और पूरी डिपॉजिट वापस कर दी। दोपहर 3 बजे मेरे अंकल मार्केट के कुछ पुराने स्टॉल ओनर्स के साथ आए और मेरे कोल्ड स्टोरेज का एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया। उंगली दिखाते हुए उन्होंने मुझे एहसान फरामोश कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे गांव से निकाला, मुझे बिजनेस करना सिखाया और मैं उन्हें गलत तरीके से पे कर रहा हूँ। लोग हमें घेरने लगे, सब ड्रामा देखने को बेताब थे। मैंने उनसे 1,20,000 युआन के बारे में बहस नहीं की। मैंने बस उनसे कामली पूछा कि वो क्या चाहते हैं। अंकल कुछ देर के लिए चुप हो गए, लेकिन आखिरकार धमकी दी कि मार्केट के शिप्स के कैप्टन और बड़े कस्टमर्स मुझसे डील करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बंद होने का इंतजार करूं। वो मुड़े और चले गए। दूसरे ओनर्स भी उनके पीछे चले गए और धीरे धीरे भीड़ छट गई। फुसफुसाहटें जारी रही। मैं कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा होकर उनकी पीठ को देखता रहा, बिना किसी रिएक्शन के। मैं 1 साल से इस मार्केट में स्ट्रगल कर रहा। कौन सा शिप कब डॉक करता है, किस रिटेलर को किस माल की जरूरत है, मुझे सबसे बेहतर पता है। मेरे अंकल को लगता है कि उन्होंने मेरी लाइफ कंट्रोल कर ली है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ट्रू रिलेशंस मेहनत से कमाए जाते हैं, वो थ्रेट से नहीं टिकते। उस रात मैंने अपना साइन बोर्ड टांग दिया, थोक एजी जलीय उत्पाद। 5 बड़े अक्षर सीधे मेरे अंकल के स्टॉल की ओर देख रहे थे। रात की रोशनी में चमकते हुए मैंने मार्केट के एंट्रेंस पर एक नोटिस भी चिपका दिया, जिसमें एक ऑपरेटर की भर्ती की जा रही थी। मुझे महीने के 12,000 का सैलरी मिलता है, जिसमें खाना, रहना और सोशल सिक्योरिटी भी शामिल है। अगर काम अच्छा रहे तो साल के अंत में बोनस भी है। अगली सुबह शाओलिन नाम का एक लड़का जॉब के लिए अप्लाई करने आता है। वो अपने गांव से पहली बार काम करने निकला था, जिसकी आंखों में वही चाहत दिखती है जो सालों पहले मेरी आंखों में थी। मैंने उसके हाथों को देखा जो वर्क से भरे हुए थे। वो हार्ड वर्क करने वाला इंसान था। मैंने उसे तुरंत हायर कर लिया और कहा कि आज दोपहर से काम शुरू कर दो। शाओलिन के जाने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज में इन्वेंटरी चेक करने लगा। रेफ्रिजरेशन मशीन्स की आवाज आ रही थी। टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे स्टेबल था। मैंने अपने अंकल की दुकान को देखा जो दूसरी तरफ थी। वो जगमगा रही थी, लोग अंदर बाहर आ जा रहे। वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मेरे बिना वो पुरानी रेफ्रिजरेशन मशीन्स ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगी। पिछले समर में जब बहुत गर्मी थी तो उन्हें सिर्फ अकाउंट देखना और रिलेशनशिप बनाना आता था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। मैंने 1 दर्जन से ज्यादा शिप कैप्टन्स के नंबर सेव किए थे जिनसे मैं इस साल मिला था। मेरे अंकल को लगता है कि लोकल सप्लाई कट करके वो मेरा गला घोंट सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है और यहाँ सिर्फ एक डॉक नहीं है। कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकलकर मैंने मेटल शटर गिरा दिया और लॉक लगा दिया। कल सुबह 3 बजे मुझे 200 किलोमीटर दूर नांगन पोर्ट जाना है, जहाँ एक कैप्टन ने मेरे लिए फ्रेश फ्रोजन फिश का एक लॉट रखने का प्रॉमिस किया है। ओपनिंग के तीसरे दिन मेरी मॉम आती है। वो कोल्ड स्टोरेज के सामने एक थर्मोस लेकर खड़ी थी। उनके बाल न्यू ईयर से भी ज्यादा व्हाइट हो गए थे। मैं शाओलिन के साथ सामान काउंट कर रहा और उन्हें देखकर लगभग रजिस्टर बुक गिर ही गया था। मेरी मॉम ने कुछ नहीं कहा, बस थर्मोस को टेबल पर रख दिया। उसमें रिब सूप था जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उन्होंने चारों ओर देखा, इस 500 स्क्वायर मीटर के कोल्ड स्टोरेज को देखा और वॉल पर टंगे एजी के साइन को देखा। उनकी आंखें लाल हो गई। तो मैंने शाओलिन को काम करने के लिए कहा और अपनी मॉम के लिए एक चेयर खींच दी। वो चुपचाप बैठी रही। फिर फाइनली मुझसे पूछा कि क्या ये सच है कि मेरा झगड़ा मेरे अंकल से हुआ है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। इसके थोड़ी देर बाद मेरी मॉम साइक करते हुए कहती है कि कल अंकल घर आए थे। वो मेरे सामने 2 घंटे तक रोए और कहने लगे कि मैं कितना अनथॉकफुल हूँ। कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि 1 साल तक मेरे साथ कड़ी मेहनत करने के बाद आखिर में मैंने उससे बिजनेस छीन लिया और उसका सारा माल ब्लॉक कर दिया। वो सबको कह रहा था कि मैं उसे बर्बाद कर रहा हूँ, जिस पर मेरी माँ मुझसे कहती है, तेरे चाचा ने मुझे तुझे समझाने के लिए कहा है कि तू कोल्ड स्टोरेज वापस उसे दे दे और उसके साथ काम करना शुरू कर दे। वो तुझे बोनस भी देगा, साल के 2 लाख देगा। ये सब सुनकर मैं कुछ नहीं कहता, बस दराज से एक फाइल निकालकर अपनी माँ को दे देता हूँ। उस फाइल में पूरे साल के मेरे काम का रिकॉर्ड था। हर खरीदारी का बिल, हर मरम्मत का बिल, हर कॉल रिकॉर्ड और फ्रिज के रख रखाव का रिकॉर्ड भी था। मैंने लाल पेन से कुछ जरूरी बातें मार्क की थी, जैसे पिछले साल जुलाई में यूनिट 3 का कंप्रेसर खराब हो गया था। तब मैं 36 घंटे लगातार उसे ठीक करता रहा और मेरा चाचा एसी वाले कमरे में बैठकर ताश खेल रहा था। फिर सितंबर में एक रेस्टोरेंट पर 1.5 लाख बाकी थे। मैं उन्हें वसूल करने के लिए आधे महीने तक भागता रहा। मेरे चाचा ने कहा कि ये तो मेरा काम है। नवंबर में सुबह 2 बजे माल आया। मैंने अकेले ही 3 टन सी फूड उतारा, जिस वजह से मेरी पीठ में 1 महीने के लिए चोट लग गई और मेरे चाचा अगले दिन सिर्फ हिसाब करने आए। मेरी माँ वो सारे रिसीट देख रही थी और उनके हाथ कांपने लगे। मैंने उनसे कहा कि साल के 365 दिनों में से मेरे चाचा के साथ बारी बारी से काम करने के बाद भी असल में 80% काम तो मैं ही करता था। कुल मिलाकर 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हुआ और 28.5 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ। मेरे चाचा ने मुझे 1.2 लाख दिए और कहा कि मैंने सिर्फ मेहनत की है। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फाइल बंद की, उठी और बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। मुझे पता था कि वो कहाँ जा रही है। शाम को 4 बजे मार्केट में चीख पुकार मच गई। मेरी माँ मेरे चाचा की दुकान के सामने खड़ी होकर चिल्ला रही थी और सबके सामने उससे पूछ रही थी कि उसने 1 साल में वहाँ कितना काम किया है और वो 1.2 लाख कैसे दिए गए। मेरे चाचा के पास कोई जवाब नहीं था। वो शुक्रगुजार होना जानता ही नहीं था। दुकान मेरी थी, कैपिटल मेरा था, वो इतना सब कुछ क्यों चाहता था। मेरी माँ ये सुनकर हंस
पड़ी और बोली कि जब उसने ये दुकान खोली थी तो 50,000 का शुरुआती कैपिटल उन्होंने ही दिया था। क्या वो ये कर्ज भूल गया? उसने तेरे साथ 1 साल काम किया और तूने उसे ढंग की सैलरी भी नहीं दी। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई उसे साल के आखिर में सिर्फ 1.2 लाख देते हुए? मेरे चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं कुछ कहना चाहता था पर मुझसे एक शब्द भी नहीं निकला, जिस पर मेरी माँ मुड़ी और चली गई। मेरे कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे से गुजरते हुए वो रुकी, मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ दर्द और एक्सेप्टेंस था। वो सिर्फ 4 वर्ड्स बोली, इसे ठीक से करना। उस रात मैंने अपनी माँ को देखा कि कैसे वो मछलियों को छांटती है, कैसे सी फूड की फ्रेशनेस को जज करती है। वो बहुत सीरियसली सीख रही थी, नोट्स ले रही थी और सवाल पूछ रही थी। उसे देखकर मुझे 1 साल पहले का मैं याद आ गया। उस वक्त मैं भी ऐसा ही था। मुझे लगता था कि अगर मैं तकलीफ उठाने को तैयार हूँ तो मेरे अंकल मेरे साथ ईमानदारी से पेश आएंगे। अब मुझे समझ में आया है कि इस दुनिया में सिर्फ अपनी पोजीशन ही सबसे रिलायबल होती है। रात के 11 बजे मेरे अंकल की दुकान जो ठीक सामने थी अब भी खुली थी। मैंने ग्लास से देखा कि वो अकेले बैठे हुए हिसाब की किताब देख रहे थे और उनके पास रखा रेफ्रिजरेटर अजीब सी आवाज कर रहा था और स्क्रीन पर टेम्परेचर अनस्टेबल दिख रहा था। मैंने अपनी नजरें हटा ली और वेयरहाउस का डोर बंद कर दिया। कल एक अर्जेंट ऑर्डर है, मैं फेल नहीं हो सकता। दुकान खुलने के 5वें दिन मेरी सप्लाई काट दी गई। सुबह 4 बजे मैं हमेशा की तरह सामान लेने घाट पर गया। ओल्ड जान की नाव पहले ही आ चुकी थी, लेकिन मुझे देखकर उसने सिर हिला दिया। उसने मुझसे कहा, मुझे माफ करना, आज का सारा माल तुम्हारे अंकल ने बुक कर लिया है। प्राइस मार्केट से 20% ज्यादा है। मैं शॉक्ड रह गया। मैं दूसरे कैप्टन को ढूंढने के लिए मुड़ा, पर सबको पूछने के बाद जवाब वही था। मेरे अंकल ने मार्केट और दूसरे बड़े दुकानों के साथ मिलकर सारे लोकल सप्लाईज को मार्केट प्राइस से 20% ज्यादा प्राइस पर खरीद लिया था। मैं खाली घाट पर खड़ा रहा, सी फूड की नावों को जाते हुए देख रहा था और मेरे हाथ में सिगरेट जलकर खत्म हो गई। जब मैं वेयरहाउस वापस आया तो शाओलिन मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे खाली हाथ देखकर उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी। मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे आराम करने के लिए कहा। मैं ऑफिस में अकेला बैठ गया और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने लगा। अगर लोकल सप्लाई ब्लॉक हो गई है तो मैं बाहर से लाऊंगा। मुझे याद आया कि 2 महीने पहले जब मैं नए साउथ पियर पर सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा था तो मेरी चेन नाम के एक कैप्टन से मुलाकात हुई थी। उस वक्त उसका माल अच्छे से नहीं बिका था। दिखने में तो अच्छा था पर साइज छोटा था और कोई भी लोकल होलसेलर उसे लेने को तैयार नहीं था। मैंने उसकी मार्केट एनालाइज करने में मदद की। मैंने उसे रिटेल प्राइस कम करने का सुझाव दिया, जिस पर 3 दिन में उसका सारा इन्वेंटरी बिक गया। जाते वक्त बूढ़ा चेन बोला, कभी भी कुछ चाहिए हो तो बेझिझक मांगना। मैंने बूढ़े चेन को फोन किया। फोन बहुत देर तक बजता रहा, फिर उसने उठाया। बूढ़े चेन की आवाज नींद में लग रही थी। मैं सीधा पॉइंट पर आया। मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पास रिसेंटली कोई माल आया है। मुझे सारा माल चाहिए था, कैश पेमेंट पर। बूढ़ा चेन कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया और फिर उसने पूछा कि क्या मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है। मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया। मैंने उसे अपने अंकल की ब्लॉकिंग के बारे में बताया। यह सुनकर बूढ़ा चेन गुस्सा हो गया और बोला कि यह हरकत बहुत शर्मनाक है। उसने मुझे खबर का इंतजार करने को कहा। फोन रखने के बाद सुबह हो चुकी थी। मैं दोबारा नहीं सोया, बल्कि कार ली और सीधा साउथ डॉक की तरफ चल दिया। बिना रुके 3 घंटे ड्राइविंग करने के बाद मैं साउथ डॉक पर पहुंचा। सुबह के 10 o'clock बज रहे थे और बूढ़ा चेन पहले से ही एक शिपिंग ट्रक के पास मेरा इंतजार कर रहा था। कार्गो कंपार्टमेंट में ताजी सी फूड भरी हुई थी, जिस पर बूढ़ा चेन मुझे माल इंस्पेक्ट करने के लिए ले गया। ये खेप अभी अभी पोर्ट पर पहुंची थी। कोरल ग्रुपर और हैरी क्रैब थे। क्वालिटी बहुत हाई तो नहीं थी, लेकिन फ्रेशनेस बहुत अच्छी थी। उनके गिल्स अभी भी ब्राइट रेड थे और क्रैब्स के लेग्स स्ट्रॉन्ग थे। मैंने तुरंत डिसाइड किया और सब कुछ खरीद लिया। मैंने 1,80,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। उसी वक्त बूढ़े चेन को अपने फोन पर पेमेंट का नोटिफिकेशन मिल गया। उसने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुम में हिम्मत है। तुम्हारे अंकल जैसे लोग देर सवेर बुरे फंसेंगे। अब से तुम्हें माल चुनने में प्रायोरिटी मिलेगी। मैंने बूढ़े चेन से बहुत देर तक बात की। उसने मुझे बताया कि साउथ डॉक को रिसेंटली ही डेवलप किया गया है और कई लोकल होलसेलर्स को अभी तक इस रूट के बारे में पता नहीं। यहाँ सप्लाई स्टेबल है और प्राइसेस नॉर्थ से 10% कम है। इसके अलावा शिप्स के कैप्टन्स ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। मुझे और भी कॉन्फिडेंस हुआ। मेरे अंकल को लगा कि लोकल डॉकों को कंट्रोल करके वो मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये समुद्र बहुत बड़ा है। यहाँ 1 से ज्यादा डॉक्स हैं। मैं ट्रक भरकर वापस मार्केट पहुंचा और शाओलिन पहले से ही कोल्ड स्टोरेज के दौर पर मेरा वेट कर रहा था। जैसे ही मैंने ट्रक देखा, मेरी आंखें चमक उठी। हम लोगों ने पूरी रात माल उतारा। फिर हमने कोरल ग्रोपर और हैरी क्रैब के लॉट को छाटा और तौला। हालांकि वो फर्स्ट क्लास नहीं थे, लेकिन उनकी ताजगी बहुत अच्छी थी और मार्केट प्राइस से 5% कम थे। मैंने तुरंत अपने कुछ पुराने कस्टमर्स को कॉल किया। उन्हें माल की जरूरत थी और उन्होंने वहीं पर ऑर्डर्स दे दी। उसी रात 10 बजे तक आधा से ज्यादा माल बिक चुका था, जिससे मुझे 1,50,000 युआन मिले। अगली सुबह मैं फिर से साउथ पियर पर गया। इस बार ओल्ड चेन ने मुझे 2 और कैप्टन से मिलवाया जो ओपन सी में और भी ज्यादा स्टेडी सप्लाई के साथ ऑपरेट करते थे। मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन करने का इंटेंशन डिस्कस किया और प्रॉमिस किया कि जब तक क्वालिटी अच्छी रहेगी मैं सब कुछ कैश में पे करूंगा, कोई डिले नहीं होगा। ये सुनकर तीनों कैप्टन्स ने थोड़ी देर तक आपस में बात की और फाइनली मान गए। उनमें से एक, जिसका सुरनेम वोंग था, उसने कहा, वाह, इतनी कम उम्र में अपने
दम पर लॉन्च करने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है। हम जो सेलिंग करते हैं वो रेप्यूटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर तुम कैश पेमेंट्स मेंटेन रखते हो तो हम तुम्हें सप्लाई में प्रायोरिटी देंगे। मैंने उन सभी से हैंडशेक किया और फाइनली मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। शहर जाते वक्त मुझे शाओलिन का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि मेरे अंकल आज वेयरहाउस के सामने थे। उन्होंने कई चक्कर लगाए और देखा कि हम कैसे माल अनलोड कर रहे थे और उनका चेहरा बहुत डार्क लग रहा था। कुछ रिटेलर्स भी आकर पूछ रहे थे कि हम माल कहाँ से ला रहे हैं और मार्केट से भी कम प्राइस में क्यों दे रहे हैं। मैंने फोन कट किया और विंडो के पीछे से गुजरते लैंडस्केप को देखने लगा। मेरे अंकल को लगता था कि लोकल प्राइस बढ़ाकर वो मुझे फोर्स कर सकते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो जितना मुझे ब्लॉक करेंगे मेरा रास्ता उतना ही चौड़ा होता जाएगा। एक बार साउथ पियर से सप्लाई स्टेबल हो गई तो मेरी कॉस्ट उनसे 10% कम थी और प्राइस का एडवांटेज तुरंत ऑब्वियस हो गया। आखिर में मैं कॉर्नर नहीं होऊंगा। साउथ पियर से सप्लाई स्टेबल करने के बाद मेरा कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। लगातार एक वीक तक मैं सुबह 3 बजे साउथ पियर पर माल लेने जाता था और सुबह 10 बजे से पहले मार्केट लौट आता था। ये प्रोडक्ट्स बहुत फ्रेश थे और लोकल प्रोडक्ट्स से 10% सस्ते थे। रिटेलर्स ने एडवांटेज को टेस्ट किया और ऑर्डर्स लगातार बढ़ते गए। 10वें दिन बूढ़ा चेन मुझे फोन करता है और कहता है कि वो मुझसे एक जरूरी बात करना चाहता है, जिस पर मैं उसी शाम उससे मिलने चला जाता हूँ। बूढ़ा चेन मुझे डॉक पर एक खाने की दुकान पर ले जाता है, कई डिशेस ऑर्डर करता है और 2 ग्लास शराब डालता है। वो सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है, मुझे तुम एक भरोसेमंद आदमी लगते हो। मैं तुम्हारे साथ एक एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट साइन करना चाहता हूँ। मैं चॉपस्टिक्स रखता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ। बूढ़ा चेन बताता है, अभी साउथ डॉक पर 5 शिप्स काम कर रही है, मेरी लाओ हैंग की और ओजाओ की। हमारी 3 शिप्स मिलकर आधा वॉल्यूम कवर करती है। मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है और देखा है कि तुम हमेशा काश में पेमेंट करते हो। तुम इंस्पेक्शन में प्रोफेशनल हो और कभी शिकायत नहीं करते। हमने आपस में सलाह की है और हम तुम्हें प्रायोरिटी देने को तैयार है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हर हफ्ते कम से कम 2 लाख युआन की खरीद की गारंटी देनी होगी। साथ ही प्राइस बाकी सबसे 5% कम होगा। मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 2 लाख युआन का वॉल्यूम अभी मेरे लिए काफी प्रेशर वाला है, लेकिन अगर मुझे एक्सक्लूसिविटी मिल जाती है तो ये सप्लाई चेन के दिल को कंट्रोल करने जैसा होगा। मेरे चाचा लोकल प्राइसेस बढ़ाकर मुझे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे साउथ डॉक पर सबसे कम प्राइस मिल रहा है। इस गेम से एडवांटेज तुरंत साफ हो जाएगा। मैं बूढ़े चेन से हाथ मिलाता हूँ। हम अग्रीमेंट तुरंत साइन करते हैं जिसकी ड्यूरेशन 3 महीने की है। मैं वीकली 2 लाख युआन के वॉल्यूम की गारंटी देता हूँ। वो स्टेबल सप्लाई और सबसे अच्छे पॉसिबल प्राइस की गारंटी देते हैं। अग्रीमेंट साइन करने के बाद लाओ चेन मुझे एक और बात बताता है। वो कहता है कि हाल ही में कोई अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपना सामान कहाँ से लेता हूँ। वो लोग मुझसे ये लाइन छीनने के लिए बहुत ज्यादा प्राइस ऑफर कर रहे हैं। ओचनन कहता है, देखो बिजनेस में रेपुटेशन मायने रखती है। तुम हमारे साथ लॉयल रहे हो। हम अपनी बात से मुकरने जैसा घटिया काम नहीं करेंगे, लेकिन सावधान रहें। तुम्हारे चाचा सालों से इस एरिया में काम कर रहे हैं और उनके पास कई चालें हैं। मैं सिचुएशन को समझते हुए हामी भरता हूँ। जब मैं मार्केट वापस आता हूँ तो रात के 9 बज चुके होते हैं और योलिन अभी भी कोल्ड स्टोरेज में सामान अरेंज कर रही होती है। मुझे देखकर वो तुरंत आती है और बताती है कि आज 3 और रिटेल कस्टमर्स ने ऑर्डर्स दिए और एक रेस्टोरेंट का ओनर भी है जो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन के बारे में बात करना चाहता। अगली सुबह मैं उस रेस्टोरेंट में जाता हूँ। ले नाम के एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं जिनकी उम्र 40 के आसपास है। उनके यहाँ सी फूड की खपत काफी ज्यादा है। ली मुझसे कहते हैं कि पहले वो हमेशा मेरे अंकल से ही माल खरीदते थे, जिस पर अब मछली के मरने की रेट बहुत बढ़ गई है और उन्होंने कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। फिर मैं उन्हें कोल्ड स्टोरेज में माल दिखाने के लिए ले जाता हूँ। ले हर चीज की बहुत सावधानी से इंस्पेक्शन करते हैं, मछली के गिल्स के कलर से लेकर आंखों की क्लैरिटी तक। वो हर डिटेल को चेक करते हैं और फाइनली सिर हिलाकर कहते हैं कि माल वाकई में अच्छा है। वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं स्टेबल सप्लाई की गारंटी दे सकता हूँ, जिस पर मैं उन्हें अनमतों के साथ एक्सक्लूसिव सप्लाई का अग्रीमेंट दिखाता हूँ। उसे पढ़ने के बाद ली तुरंत डिसाइड करते हैं कि अब से उनके दोनों लोकेशंस के लिए सारा सी फूड मुझसे ही खरीदा जाएगा, कम से कम 50,000 युआन वीकली। ली को विदाई देने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा होकर सिगरेट जलाता हूँ, जो मेरे अंकल का है। वो किसी से बहुत ऊंची आवाज में आर्ग्यू कर रहे थे और ग्लास से दिख रहा था कि कई बॉक्सेस मरी हुई मछलियों के जमीन पर पड़े हैं। टेम्परेचर अनस्टेबल है और ज्यादातर माल खराब हो रहा है। मैं कुछ नहीं कहता, बस सामने देखता रहता हूँ। मुझे वो रेफ्रिजरेशन मशीन्स रटी हुई है। यूनिट नंबर 3 का कंप्रेसर पुराना है, हर 4 घंटे में टेम्परेचर चेक करना पड़ता है और यूनिट नंबर 2 के कंडेंसर में क्रैक है। जैसे ही समर में लोड बढ़ता है वो गैस लीक करना शुरू कर देता है। मुझे ये सारी डिफेक्ट्स पता है, इसलिए पिछले साल मैं मरी हुई मछली की रेट 3% से कम रखने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन मेरे अंकल को ये सब समझ नहीं आता। उन्हें बस अकाउंट का हिसाब और अपनी इन्फ्लुएंस की बातें करना आता है। उन्हें इन मशीन्स की क्वर्क्स का कोई आइडिया नहीं है। मेरे बिना उनकी कंपनी एक ऐसी मशीन की तरह है जिसमें पार्ट्स मिसिंग है। देखने में लगता है कि वो अभी भी काम कर रही है, लेकिन असल में वो कोलैप्स होना शुरू हो गई। उसी रात मेरे वेयरहाउस का डेली कैश फ्लो पहली बार 1 लाख से ज्यादा हो जाता है। जाओलिन एक्साइटमेंट से अकाउंट बुक दिखाता है और कहता है, बॉस इस महीने तो हम जरूर प्रॉफिट कमाएंगे। मैं बुक में नंबर्स देखता हूँ, लेकिन मैं बहुत काम
फील करता हूँ। मेरे अंकल के लिए 1 लाख का फ्लो कुछ भी नहीं है। अपने प्राइम टाइम में वो एक दिन में 3 लाख तक कमाते थे। नानमतो से सप्लाई अब स्टेबल हो चुकी है और बड़े क्लाइंट्स भी जुड़ने लगे हैं। अब टाइम है कि धीरे धीरे अपने अंकल का मार्केट शेयर खाया जाए। रात के 3 बजे सामने वाली स्टॉल की लाइट अभी भी जल रही थी। मेरे अंकल वहाँ अकेले बैठे थे, बस मरी हुई मछलियों के ढेर को घूर रहे थे। उनके बगल में रखा हुआ रेफ्रिजरेशन मशीन एक अजीब सी आवाज कर रहा था और स्क्रीन पर टेम्परेचर एकदम फ्लक्चुएट हो रहा था। मैं शटर डाउन करता हूँ, वेयरहाउस बंद करता हूँ और मुझे कल सुबह 3 बजे नानमतो में किंग क्रैब्स की कंसाइनमेंट रिसीव करनी है। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट साइन करने के 3 वीक्स बाद मेरा डेली कैश फ्लो 1,20,000 से ऊपर ही रहता है। उस दोपहर लाओ चन का मुझे अचानक कॉल आता है और उसकी टोन बहुत सीरियस थी। वो बताता है कि किसी ने नानमतो की सप्लाई खरीदने के लिए मुझसे 20% ज्यादा ऑफर किया है। वो दूसरा आदमी लाओलियू है जो पूरे फिश मार्केट में मेरे अंकल का सबसे करीबी है। मुझे अंदर से एक झटका लगता है। मुझे पता था कि अब मेरे अंकल सीरियस हो रहे हैं। लाओ चन कहता है, यार वो प्राइस सच में बहुत टेम्पटिंग है, लेकिन हमने बात कर ली है और बिजनेस में रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी तो अग्रीमेंट को 3 वीक्स ही हुए हैं। हम ऐसे अचानक अपना डिसीजन नहीं बदल सकते। मैं तुम्हें बस वार्न करने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि इस बार तुम्हारे अंकल पूरी तरह से सीरियस हैं। मैं लाओ चन को थैंक्स कहता हूँ और उसी रात नानमतो ड्राइव करके चला जाता हूँ। वहाँ तीनों कैप्टन्स मौजूद थे। मैं उन्हें डिनर पर इन्वाइट करता हूँ और खाना खाते वक्त मैं प्राइस इंक्रीज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करता। हम बस इस बारे में बात करते हैं कि फिशिंग कितनी हार्ड जॉब है और मार्केट कैसा चल रहा है। लाओ वान बताता है कि उसका बेटा अगले साल कॉलेज जाने वाला है और अभी भी उसे ट्यूशन फीस के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। और तभी मैं कहता हूँ, ब्रदर वान, मैं ट्यूशन पे कर दूंगा। इसे आप गुड्स की एडवांस पेमेंट समझ लीजिए। इसे हम फ्यूचर सप्लाई से धीरे धीरे डिडक्ट कर लेंगे। लाओ बताता है कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है और उसे पैसों की जरूरत है। मैं उसे तुरंत 50,000 ट्रांसफर कर देता हूँ और कहता हूँ कि ये पैसे इमरजेंसी के लिए है, कोई जल्दी नहीं है वापस करने की। तीनों कैप्टन्स मेरी तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में कुछ नया सा एक्सप्रेशन था। लाओ चन अपना ग्लास उठाता है और कहता है, यार तुम तो अपनी बात के पक्के हो। तुम्हारे अंकल चाहे कितना भी ऑफर करें, हम नहीं हिलेंगे। मैं उनके साथ टोस्ट करता हूँ और अंदर से बहुत रिलीव्ड फील होता है। मार्केट लौटते लौटते काफी देर हो चुकी थी, जिस पर मैं ऑफिस में बैठकर आगे के प्लान्स बनाने लगता हूँ। साउथ डॉक से सप्लाई तो अब स्टेबल हो गई थी, लेकिन मेरा अंकल हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठने वाला था। मुझे डर था कि वो शिप के कैप्टन के पीछे जरूर पड़ेगा और ऐसा ही होता है। आगे मार्केट में रूमर्स फैलने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि मेरा सामान कॉन्ट्राबैंड है, क्वारंटीन सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो कुछ कहते हैं कि मेरा कोल्ड स्टोरेज स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता और कभी भी बंद हो सकता है। फिर ये भी अफवाहें फैलती है कि मैं कैप्टन का रिश्तेदार नहीं हूँ और मेरे सप्लाई का सोर्स भी अनस्टेबल है। ये सारी बातें इतनी कन्विंसिंगली फैलाई जा रही थी कि कस्टमर्स के कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस पर मैं घबराता नहीं हूँ। मैं सीधे साउथ डॉक के क्वारंटीन सर्टिफिकेट्स, कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस लाइसेंस और सप्लाई एग्रीमेंट्स की फोटोज निकालकर रिटेल कस्टमर्स के ग्रुप में भेज देता हूँ, जो देखकर रूमर्स अपने आप ही गायब हो जाते हैं। पर मेरा अंकल तब भी नहीं रुकता है। मार्केट मैनेजमेंट के लोग अचानक मेरे कोल्ड स्टोरेज का इंस्पेक्शन करने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें एक कंप्लेंट मिली है और उन्हें शक है कि रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, इसलिए वो इंस्पेक्शन के लिए ऑपरेशंस बंद करने की डिमांड करते हैं। आगे मैं कोल्ड स्टोरेज खोलने से पहले ही प्रिपेयर्ड था। सारे इक्विपमेंट हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सेट किए गए थे, चाहे वो क्वारंटीन हो, फायर सेफ्टी हो या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो। सारे सर्टिफिकेट्स ऑर्डर में थे। इंस्पेक्टर 2 घंटे तक चेक करता है, पर उसे कोई गलती नहीं मिलती और आखिर में वो खाली हाथ चला जाता है। उसे विदाई करने के बाद शाओलिन धीरे से कहती है, बॉस, किसी ने देखा कि आपके अंकल ने ही एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेंट की थी। मैं सिर हिलाता हूँ। मुझे तो पहले से ही इन टैक्टिक्स का अंदाजा था। उस शाम मेरे कोल्ड स्टोरेज का डेली फ्लो 1,50,000 से ऊपर चला जाता है, जो मेरे अंकल के बिजनेस को ऑफिशियली पीछे छोड़ देता है और ये खबर पूरे मार्केट में तेजी से फैल जाती है। हर कोई कमेंट करता है कि मैं सच में जीत गया। शाम होते होते मेरे अंकल के स्टॉल के सामने क्रेडिटर्स का एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, जो उनसे पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। इस दौरान मेरी सप्लाई को ब्लॉक करने के लिए मेरे अंकल ने लोकल डॉक पर ऊंचे दामों पर माल जमा करना शुरू कर दिया और कॉस्ट बढ़ाने के लिए दूसरे स्टॉल्स के साथ मिल गया, जिससे उसकी कैपिटल चेन टाइट होने लगती है। मछलियों की मोर्टेलिटी रेट हाई बनी रहती है और वो बहुत सारे कस्टमर्स खो देता है। हालात और भी मुश्किल होते जा रहे थे। शाओलिन ने मुझसे कहा, आज फिर तुम्हारे अंकल की कूलिंग मशीन नंबर 3 खराब हो गई। एक पूरा क्राट किंग क्रैब्स मर गए। कम से कम 80,000 का नुकसान हुआ है। मुझे वो कूलिंग मशीन नंबर 3 अच्छी तरह से याद है। पिछली गर्मियों में जब वो पहली बार खराब हुई थी, मैं लगातार 36 घंटे जगा रहा था उसे ठीक करने के लिए। उसका हर एक पार्ट, उसकी हर सनक मुझे पता है, लेकिन अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। रात होते ही बॉस ने मुझे कॉल किया और कहा कि उसका एक दोस्त भी मुझसे सामान खरीदना चाहता है। वो शहर में एक और रेस्टोरेंट चेन का मालिक है। हर हफ्ते कम से कम 70,000 का ऑर्डर देगा। मैंने अगले दिन उससे मिलने के लिए हाँ कर दी। कॉल काटने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा हो गया। सामने वाली स्टॉल की लाइट्स अभी भी जल रही थी। शीशे से मैं अपने अंकल को देख सकता था। वो वहाँ अकेले बैठे हुए थे। उनके सामने बिल्स का ढेर लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बाल और भी ज्यादा सफेद हो गए। उनका फिगर अजीब तरह से
थका हुआ लग रहा था। मैंने अपनी नजरें हटा ली और कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद कर दिया। कल वाइल्ड येलो क्रोकर का एक बैच आने वाला है। क्लाइंट ने पहले से ही 2 लाख क्वांटिटी में बुक कर लिया है। मार्केट में लोग चुपके से बातें करने लगे थे, कह रहे थे कि मेरे अंकल की स्टॉल ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उनकी पुरानी कूलिंग मशीन्स लगातार खराब हो रही है। मछलियों के मरने की रेट 15% तक बढ़ गई है। कई रेगुलर कस्टमर्स ने अब मेरी तरफ आना शुरू कर दिया है। शाओलिन ने आखिरी बैच को ऑर्गेनाइज करना खत्म किया और एक्साइटेड होकर कहा, बॉस इस महीने हमें 5 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। मैंने अकाउंट बुक में नंबर्स देखे और मैं बहुत शांत महसूस कर रहा था। 5 लाख कुछ भी नहीं है मेरे अंकल के गोल्डन डेज के मुकाबले, लेकिन मेरे लिए ये पहली फॉर्चून है जो सच में मेरी है। देर रात मैंने कोल्ड स्टोरेज बंद किया और मैं आराम करने के लिए जाने वाला था। जब मैं अपने अंकल की स्टॉल के सामने से गुजरा तो मैंने देखा कि वो अभी भी काम कर रहे हैं। कूलिंग मशीन नंबर 3 को ठीक करने की कोशिश कर रहे। उनके मूवमेंट्स अजीब थे। जाहिर तौर पर उन्हें उन सर्किट्स और पार्ट्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर से देखता रहा, लेकिन आखिरकार मैंने अपना मुंह मोड़ा और चला गया। मेरे कोल्ड स्टोरेज की डेली फ्लो जब 1,50,000 पर स्टेबल हो गई तो मेरे अंकल ने प्राइस वॉर शुरू कर दी। अगली सुबह मार्केट में अचानक ये खबर फैल गई, मेरे अंकल की स्टॉल पर सारे सी फूड्स 20% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। एक लॉस पर लिक्विडेशन। कई रिटेलर्स को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत अपनी पोजीशन पर भाग जाते हैं। तभी शाओलिन मुझसे आकर पूछता है, बॉस क्या हमें भी कीमतें कम कर देनी चाहिए? जिस पर मैं उसे मना कर देता हूँ। असल में मैं जानता हूँ कि मेरे चाचा क्या कर रहे हैं। वो मुझे प्राइस वॉर में फंसा कर बर्बाद करना चाहते हैं, जिससे मैं कीमतें कम करने पर मजबूर हो जाऊं और या तो मेरा नुकसान हो या फिर मेरे कस्टमर्स चले जाएं। पर वो एक बात भूल गए, मेरा कॉस्ट उनसे 10% कम है और मेरी सप्लाई भी ज्यादा स्टेबल है। और सबसे बड़ी बात, मुझे उनसे कीमतों में कम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शाओलिन को कुछ थर्मल बॉक्सेस और रेफ्रिजरेटेड डिलीवरी व्हीकल्स खरीदने के लिए कहता हूँ। मैं अपनी सर्विस को बेहतर बनाने वाला हूँ। अब मैं हाई एंड रूट पर जाऊंगा जिसमें जीरो मोर्टेलिटी और ऑन टाइम डिलीवरी होगी। शाओलिन को ये बात समझ नहीं आती। वो कहता है कि आजकल तो सब कीमतों के लिए कम्पीट कर रहे हैं, ऐसे में ये सब करना कितना सही है। जिस पर मैं कहता हूँ कि प्राइस वॉर के आखिर में यही मायने रखता है कि कौन ज्यादा देर तक टिकता है। उनके साथ खुद को थकाने से बेहतर है कि मैं कोई और रास्ता अपनाऊं। अगले 3 दिनों तक मैं कीमतें कम नहीं करता, बल्कि अपनी पूरी एनर्जी सर्विस पर लगा देता हूँ। वेयरहाउस से निकलने वाले हर लॉट को मैं खुद चेक करता हूँ ताकि एक भी मरी हुई मछली ना हो, और डिलीवरी टाइम भी एकदम प्रिसाइज है। कस्टमर को जब सामान चाहिए उसे आधे घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए। शुरू में कुछ रिटेलर्स मेरे चाचा की कम कीमतों से अट्रैक्ट जरूर होते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही दिक्कतें शुरू हो जाती है। कीमतें कम रखने के लिए मेरे चाचा छोटे डॉग्स से घटिया सामान खरीदने लगते हैं और उनके रेफ्रिजरेटर्स भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मछलियों की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई रिटेलर्स को जब सामान मिलता है तो उन्हें पता चलता है कि देखने में तो उन्होंने 20% बचा लिए, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने पर उनका नुकसान हो रहा है। 5वें दिन कुछ रिटेलर्स मेरे पास वापस आने लगते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें थोड़ा ज्यादा पे करने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस सप्लाई और सर्विस देने में लगा रहता हूँ। तभी मिस्टर ली का कॉल आता है और वो बताते हैं कि उनके दोस्त ने इवैल्यूएट करके फैसला किया है कि वो अपने सारे सी फूड ऑर्डर्स मुझे ही देंगे। ये शहर के सबसे बड़े चेन होटल्स में से एक है, जिसका वॉल्यूम कम से कम 1 लाख हर हफ्ते का है। उस आदमी ने मुझसे कहा, अरे मेरा दोस्त भी तुम्हारे चाचा के पास गया था, लेकिन उसका माल ठीक नहीं था और उसमें बहुत मरी हुई मछलियां थी। हालांकि तुम्हारे दाम थोड़े ज्यादा है, पर तुम्हारी मछलियां मरी हुई नहीं होती और तुम समय पर डिलीवरी करते हो, जो होटल्स के लिए सबसे जरूरी है। फिर वो आगे बताता है, मैं मिस्टर ली के दोस्त से मिला और हमने कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। अगले हफ्ते से हर हफ्ते 1 लाख का ऑर्डर आएगा जो मेरे कोल्ड स्टोरेज से होकर जाएगा। एग्रीमेंट साइन करने के बाद मैं शाम को मार्केट लौटा तो देखता हूँ कि मेरे चाचा के स्टॉल के सामने रिटर्न्स के कई बॉक्सेस रखे हुए हैं, जिस पर कुछ रिटेलर्स उनसे बहस कर रहे थे। मेरे चाचा का चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी आवाज भी भारी हो गई थी। शाओलिन ने मुझसे कहा, तुम्हारे चाचा को इन 2 दिनों में बहुत सारे रिटर्न्स आए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सिर्फ कॉम्पेंसेशन में ही 1 लाख से ज्यादा दे दिए हैं। मैं अपने कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा होकर सामने का नजारा देख रहा था। मेरे चाचा की प्राइस वॉर 10 दिन भी नहीं चली और वो कोलैप्स होने लगे। उनकी वर्किंग कैपिटल पहले से ही टाइट थी और अब नुकसान में बेचने और रिटर्न्स के लिए कॉम्पेंसेशन देने की वजह से वो इसे संभाल नहीं पाए। सबसे बुरी बात तो ये हुई कि उन्होंने दाम कम करने के लिए जो सस्ता माल खरीदा उसने उनकी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद कर दी। बहुत से पुराने कस्टमर्स का उन पर से भरोसा उठ गया और वो मेरे पास आने लगे। उसी रात मेरे कोल्ड स्टोरेज का डेली फ्लो 2 लाख से ज्यादा हो गया और शाओलिन ने मुझे एक्साइटमेंट में अकाउंट बुक दिखाई जिसमें लिखा था कि इस महीने का नेट प्रॉफिट 8 लाख से ज्यादा होगा। मैंने बुक में नंबर्स देखे और मुझे बहुत सुकून मिला। प्राइस वॉर कभी भी वो नहीं जीतता जो सबसे कम दाम रखता है, बल्कि वो जीतता है जो आखिर तक टिका रहता है। मेरे चाचा को लगा कि कम दाम से वो मुझे बर्बाद कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली किला तो क्वालिटी और सर्विस होती। रात को बहुत देर तक सामने वाले स्टॉल की लाइट जलती रही। मेरे चाचा वहां अकेले बैठे हुए
हुए थे और उनके सामने बिल्स और रिटर्न नोट्स का ढेर लगा हुआ था। उनका फोन लगातार बज रहा था। जरूर क्रेडिटर्स होंगे जो अपना पैसा मांग रहे होंगे। मैंने अपने कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद किया और आराम करने की तैयारी करने लगा। कल ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स का एक और बैच आने वाला है। मिस्टर ली के दोस्त के होटल का पहला ऑर्डर है और मैं कोई गलती नहीं कर सकता। मार्केट से बाहर निकलते वक्त मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। रात के अंधेरे में मेरे चाचा की दुकान एकदम सुनसान लग रही थी और वो साइन जो 10 सालों से वहां लटका हुआ था हवा में झूल रहा था और एक अजीब सी आवाज कर रहा। मार्केट में लोग दबी आवाज में बातें करने लगे थे कि इस बार मेरे चाचा ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। प्राइस वॉर में उन्होंने ए को नहीं बल्कि खुद को ही बर्बाद कर लिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे चाचा की दुकान इस महीने भी नहीं टिक पाएगी। मैं इन बातों में बिल्कुल शामिल नहीं हुआ, बस चुपचाप अपना काम करता रहा। अगली सुबह ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर का वो शिपमेंट समय पर आ गया। मैंने खुद माल चेक किया, उसे छाटा और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया। एकदम परफेक्ट सर्विस थी। मिस्टर ली के दोस्त को जब माल मिला तो उसने तुरंत अपना ऑर्डर 50% और बढ़ा दिया। वो प्राइस वॉर तो पहले ही हार चुका था। वॉर खत्म होने के 3 दिन बाद मार्केट में एक बड़ी खबर आई। शहर का सबसे बड़ा बायर जिंदिन होटल का मिस्टर जान अपने बेटे की शादी का बैंक्वेट रखने वाला था। उसने 300 टेबल्स बुक की थी और सी फूड की डिमांड बहुत ज्यादा थी। जो कोई भी ये ऑर्डर हासिल कर लेता उसका मार्केट में टिकना लगभग तय था। मिस्टर जान का होटल 20 सालों से चल रहा है और हमेशा से हाई लेवल बैंक्वेट्स के लिए फर्स्ट चॉइस रहा है। इतने सालों से वो सी फूड मेरे चाचा से ही खरीदते थे। उनके बीच बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। शादी सैटरडे को थी और उन्होंने 3 दिन पहले से ही माल की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे चाचा ने इस बिजनेस के लिए अपनी लगभग सारी कैपिटल लगा दी थी। कई डॉक्स से माल मंगवाया था ताकि इस मौके का फायदा उठा सके और रिकवर कर सके। फ्राइडे की शाम को अचानक मार्केट में खबर फैल गई कि जिंदिन होटल में कुछ गड़बड़ हो गई। शाओलिन भागता हुआ आया और बोला, तुम्हारे चाचा ने जो सी फूड सप्लाई किया है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आधे किंग क्रैब मर गए हैं और ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर भी फ्रेश नहीं है। मिस्टर जान होटल में बहुत गुस्सा हो रहे हैं। वो तुम्हारे चाचा से तुरंत माल रिप्लेस करने के लिए कह रहे हैं वरना वो डील कैंसिल कर देंगे। मैं अपने कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा था और दूर से देख रहा था कि मेरे चाचा की दुकान में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। वो माल ढूंढने के लिए फोन कर रहे थे लेकिन फ्राइडे की शाम थी। बैंक्वेट कल दोपहर को शुरू होने वाला था। कहीं से भी माल लाना पॉसिबल नहीं था। लोकल डॉग्स की बात करें तो मैंने पहले ही अग्रेसिव शॉपिंग करके सबको ऑफेंड कर दिया था। अब कोई मुझे बेचना नहीं चाहता। शाम के 6 बजे ओनर जान खुद मार्केट आते हैं। वो लगभग 50 साल के हैं और आमतौर पर बहुत ही एमिएबल है, लेकिन इस बार उनका चेहरा गुस्से से लाल था। वो मेरे अंकल के स्टॉल के सामने खड़े होकर तेज आवाज में कहते हैं कि उन्होंने इतने सालों के कोऑपरेशन के बाद उन पर ट्रस्ट किया था, लेकिन उन्होंने इस बार कैसी मर्चेंडाइज दी है। 300 वेडिंग बैंक्वेट है और गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। वो कहते हैं कि मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये सुनकर मेरे अंकल पसीने से लथपथ हो जाते हैं और लगातार अपोलोजाइज करते हुए कहते हैं कि वो किसी तरह मर्चेंडाइज को रिप्लेस कर देंगे। ओनर जान कहते हैं कि अगर रात 10 बजे से पहले उन्होंने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं दिए तो उनके बीच कोई और बिजनेस नहीं होगा। ओनर जान मुड़कर जाने लगते हैं और तभी वो मुझे मेरे रेफ्रिजरेटेड रूम के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। वो हैरान हो जाते हैं, मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं यहाँ हूँ। मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ और ओनर जान सीधे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास अभी मर्चेंडाइज है? मुझे 50 किंग क्रैब, 80 ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और 100 किलोग्राम कोरल ग्रुपर चाहिए। सब कुछ जिंदा और परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए। क्या तुम इसे रात 10 बजे से पहले रेस्टोरेंट में डिलीवर कर सकते हो? मैं जल्दी से कैलकुलेट करता हूँ। मेरे वेयरहाउस में इन्वेंटरी काफी नहीं है, लेकिन साउथ डॉक पर बूढ़े चेन को आज ही एक बैच मिला है। मुझे क्वालिटी अच्छी तरह से पता है। साउथ डॉक से शहर और फिर जिंदिन रेस्टोरेंट तक मर्चेंडाइज ले जाना समय के हिसाब से बहुत टाइट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले क्वालिटी इंस्पेक्ट करनी होगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओनर जान कुछ सेकंड के लिए चुपचाप मुझे देखते हैं और फाइनली हाँ में सिर हिलाते हैं। वो कहते हैं कि ये उनके बेटे की शादी है और वो कोई मिस्टेक नहीं देखना चाहते। मैं तुरंत बूढ़े चेन को कॉल करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वो आज पोर्ट पर आए, बैच को रिजर्व कर ले, और फिर शियाओलिन को कॉल करता हूँ। हम रेफ्रिजरेटेड ट्रक लोड करते हैं और सीधे साउथ डॉक के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचते ही शाम के 7:30 बज चुके थे। बूढ़े चेन ने सब कुछ रेडी कर रखा था। मैं एक एक करके सब कुछ चेक करता हूँ, ये एंश्योर करते हुए कि सब कुछ वाइटलिटी से भरा हुआ है। वेरीफाई करने के बाद हम तुरंत लोड करते हैं और वापस लौट जाते हैं। हम रात 9 बजे मार्केट पहुंचते हैं। शियाओलिन और मैं पूरी रात बिना किसी डिटेल को नेग्लेक्ट किए सब कुछ सॉर्ट करते हैं। रात 9:40 पर मर्चेंडाइज लोड हो जाती है और हम जिंदिन रेस्टोरेंट के लिए रवाना हो जाते हैं। मैं रेस्टोरेंट पहुंचता हूं तो ठीक 9:55 बजे थे। ओनर जान पहले से ही किचन में मेरा इंतजार कर रहा था। उसने खुद सब कुछ चेक किया। किंग क्रैब्स एकदम फ्रेश थे, उनके पिंचर्स मजबूत थे। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स की एंटेना सही सलामत थी, जैसे उनमें एनर्जी भरी हो। कोरल ग्रुपर का कलर एकदम लाल था और उसकी आंखें भी क्लियर थी। इंस्पेक्शन के बाद ओनर जान आखिर में मुस्कुराता है। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यार ये खेप तो एकदम परफेक्ट है। तुमने तो मुझे बड़ी मुसीबत से निकाल ली। मैं कहता हूँ ये तो मेरा जॉब है। ओनर जान मुझे देखता है और कहता है, भाई तुमने इस बार मेरी बहुत हेल्प की है। मैं आगे चलकर तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन के बारे में बात करना चाहता
सकता हूँ। मैं हामी भर देता हूँ। जब मैं मार्केट वापस जाता हूँ तो रात के 11 बज चुके थे। मेरे अंकल की स्टॉल पर अभी भी लाइट्स जल रही थी। शीशे के अंदर से वो अकेले बैठे हुए दिख रहे थे। उनके सामने वो सारे डेड किंग क्रैब्स और लॉबस्टर्स पड़े थे। उनका फोन टेबल पर रखा था। स्क्रीन एकदम डार्क थी। शायद ओनर जान अब उनके कॉल्स नहीं उठा रहा। शाओलिन कहता है, बॉस तुम्हारे अंकल तो गए काम से। जिंदी रेस्टोरेंट शहर का सबसे बड़ा क्लाइंट है। उसे खोने के बाद उनके पास वापस उठने का कोई चांस नहीं बचेगा। मैं कोई जवाब नहीं देता, बस कोल्ड स्टोरेज का डोर बंद कर देता हूँ। कल मुझे फिर रेस्टोरेंट जाकर हेल्प करनी है ताकि वेडिंग अच्छे से हो जाए। सैटरडे वेडिंग का दिन मैं बहुत सुबह ही जिंडी रेस्टोरेंट पहुंच जाता हूँ। किचन में हलचल मची हुई थी। मैं खुद सी फूड के हर प्लेट की प्रिपरेशन पर नजर रखता हूँ। किंग क्रैब एकदम परफेक्ट बना था। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर का सशीमी बहुत डिलिशियस था और स्टीम्ड ग्रुपर भी एकदम टेंडर था। ओनर जान हॉल में गेस्ट का स्वागत कर रहा था और बार बार किचन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। दोपहर 11 बजे वेडिंग शुरू होती है। 300 टेबल्स पर बैठे गेस्ट सी फूड डिशेस की तारीफ करते नहीं थकते। कुछ बिजनेस ओनर्स तो वहीं ओनर जान से पूछने लगते हैं कि ये माल कहाँ से आया है, जिस पर वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये मार्केट के एक यंग लैड सप्लाई करता है। आजकल ये मिलना थोड़ा मुश्किल है। दोपहर के 3 बजे ओनर जान मुझे अपने ऑफिस में बुलाता है और वेटर को हम दोनों के लिए टी लाने को कहता है। वो बैठता है, सिगरेट जलाता है और कहता है, यार इस बार सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी सारी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाती। ओनर जांग ने हाथ हिलाकर कहा कि मेरे अंकल के साथ इतने सालों तक काम करना शुरू में तो ठीक था, पर पिछले 2 सालों में हालत और भी खराब हो गई है। उससे सिर्फ प्रॉफिट की पड़ी रहती है। वो अरोगंत है और जब कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा एक्सक्यूजेस देता रहता है। वेडिंग में जो हुआ उससे तो सब क्लियर हो गया। ओनर जांग ने आगे कहा, मैंने एक डिसीजन लिया है। अब से रेस्टोरेंट के लिए सारे सी फूड्स तुमसे ही आएंगे। मेरे 2 लोकेशंस है और हर हफ्ते कम से कम 2 लाख का वॉल्यूम रहता है। क्या तुम सप्लाई गारंटी कर सकते हो? मैंने कहा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। साउथ डॉक पर सोर्स स्टेबल है और क्वालिटी भी एश्योर्ड है। इसके अलावा मेरे पास प्रोफेशनल कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ये रहा कोलैबोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट। ये अगले महीने से लागू हो जाएगा। इस ऑर्डर के क्लोज होते ही मेरे कोल्ड स्टोरेज का डेली कैश फ्लो 3 लाख से ऊपर स्टेबलाइज हो पाएगा। मैं अपने अंकल के हाईएस्ट लेवल को पूरी तरह से सरपास कर दूंगा। मैं किस तरह का मार्केट ओपन कर रहा हूँ। रास्ते में मुझे उन ओनर्स के कई कॉल्स आए जो वेडिंग बैंक्वेट में आए थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं उन्हें भी सप्लाई कर सकता हूँ। मैंने एक एक करके उनके कॉन्टैक्ट्स नोट किए और उनसे मिलने का टाइम फिक्स किया। अब मार्केट में ये रूमर है कि मुझे जिंदिन होटल का ऑर्डर मिल गया है और अब मेरा बिजनेस आसमान छूने वाला है। रात के 8 बजे मैं अपने वेयरहाउस के सामने खड़ा था और दूसरी तरफ अपने अंकल की स्टॉल को देख रहा था। लाइट तो जल रही थी पर अंदर सब खाली था। बस वो अकेले बैठे हुए थे। उनके सामने बिल्स का ढेर लगा हुआ था और वो कैलकुलेटर यूज करते जा रहे थे। तभी शाओलिन मेरे पास आया और धीरे से बोला, बॉस मैंने सुना है कि आज तुम्हारे अंकल मिस्टर जान से रहम मांगने गए पर उन्होंने उसे अंदर तक नहीं आने दी। लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंकल ने बैंक्वेट के लिए जो सारा सामान तैयार किया था वो सब उनके हाथ में ही रह गया। कम से कम 3 लाख का नुकसान हुआ है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक सिगरेट जला ली। इस बार मेरे अंकल सच में खत्म हो गए। उन्होंने सबसे बड़ा क्लाइंट हिंदिन्स होटल को खो दिया है। उनका पेमेंट चेन पूरी तरह से टूट गया। ऊपर से प्राइस वॉर में हुए नुकसान और लोन्स पर लगने वाले इंटरेस्ट अलग। अब वो और नहीं झेल पाएंगे। मार्केट में लोग अब ये भी कह रहे हैं कि उनकी स्टॉल महीने के आखिर तक नहीं चल पाएगी। वो लोग ये भी कहते हैं कि उनके पुराने फ्रीजर अब पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं और वो ठीक नहीं हो सकते। अगले दिन मैं उन ओनर्स से मिलने गया जिनसे मैं बैंक्वेट में मिला था। वो शहर के मशहूर रेस्टोरेंट्स के ओनर्स हैं और उन्हें सी फूड में एकदम हाई क्वालिटी चाहिए। मैं उन्हें वेयरहाउस में ले गया ताकि वो माल देख सके। मैंने उन्हें साउथ डॉक से आने वाले माल और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत मेरे साथ कोलैबोरेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और हिंदिन्स होटल का ऑर्डर भी दे दिया। अब मेरे पास 5 बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जिनके साथ मेरा लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन है और हर हफ्ते 4 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम है। ये देखकर शाओलिन बहुत खुश होकर मुझसे कहता है, बॉस अब तो हम सच में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अपने हाथों में कॉन्ट्रैक्ट देखा और मुझे सुकून मिला। सिर्फ 2 महीनों में 1,20,000 से इतना ज्यादा। मैंने ना सिर्फ खुद को मजबूत किया है बल्कि मार्केट में सबसे अच्छे क्वालिटी वाले क्लाइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। उसी शाम मैं साउथ डॉक पर लाओचन और बाकी लोगों से बात करने गया। उनसे मैंने सप्लाई बढ़ाने के बारे में बात, जिस पर लाओचन ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास 2 और शिप्स तैयार हैं। वो लोग सप्लाई को एकदम स्टेबल रखना चाहते हैं। जब मैं मार्केट वापस आया तो शाम हो चुकी थी। तभी मुझे मेरे चाचा का स्टॉल दिखा। वहाँ कुछ लोग खड़े थे जो उनसे अपने पैसे मांग रहे थे और वो लोग बहुत चिल्ला रहे थे। मेरे चाचा वहाँ खड़े थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो 10 साल बूढ़े हो गए हो। शाओलिन ने मुझसे कहा, बॉस मैंने सुना है कि तुम्हारे चाचा आज बैंक में लोन लेने गए थे पर उन्होंने मना कर दिया। अब उन पर 10 लाख से ज्यादा का कर्ज है और वो उसे चुका नहीं पाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सीधा वेयर हाउस चला गया और अपना काम करने लगा। कल एक और ऑर्डर पूरा करना है और हम पीछे नहीं रह सकते। हिंदिन्स होटल का ऑर्डर मिलने के बाद मेरे वेयर हाउस का हर दिन का फ्लो 3 लाख से ज्यादा हो गया। लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ कुछ बड़े रेस्टोरेंट से काम नहीं चलेगा। मार्केट के जो रिटेलर्स हैं वो हमारी जड़ें हैं और जब तक मैं उन
सबको साथ नहीं लूंगा तब तक मैं इस मार्केट को सही से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसी शाम मैंने मार्केट के करीब 12 रिटेलर्स को इकट्ठा किया। ये वो रिटेलर्स हैं जिनके साथ मेरे अच्छे संबंध, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने पिछले 6 महीनों से काम किया है। मैंने कुछ लोगों को पैसे देकर मदद की है और कुछ लोगों को सामान दिलाने में मदद की है। मैंने उन्हें खाना परोसा और सीधे अपने आइडिया के बारे में बता दिया। मैंने उनसे कहा कि कंपटीशन बहुत फियर्स है और अकेले काम करके सरवाइव करना मुश्किल है। मैं अपने कोल्ड स्टोरेज पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सप्लाई अलायंस बनाना चाहता हूँ ताकि सोर्सिंग, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफाई किया जा सके। सब मिलकर एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सके और प्रॉफिट शेयर कर सके। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा, जिस पर किसी ने पूछा कि ये ऑपरेट कैसे करेगा। मैंने कहा कि ये सिंपल है। सबसे पहले सप्लाई को सेंट्रली यहीं से मैनेज किया जाएगा, जिससे बेस्ट क्वालिटी और प्राइस गारंटी होगी। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन को मेरे कोल्ड चेन व्हीकल से यूनिफाई किया जाएगा, जिससे लॉस कम होगा। तीसरा, प्रॉफिट को प्रोपोर्शनली डिवाइड किया जाएगा, जिसमें 30% मेरा होगा और 70% तुम्हारा। तभी मिस्टर वान नाम के एक रिटेलर ने कहा, तुम्हारी आइडिया तो अच्छी है, लेकिन हमें तुम्हारे साथ कोलैबोरेट क्यों करना चाहिए? मैंने जवाब दिया, मैं सप्लाई में अपनी एडवांटेज का फायदा उठाना चाहता हूँ। भाई हुआन, हम बहुत समय से कोलैबोरेट कर रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कैसा इंसान हूँ। अगर मैं तुम्हें प्रेशर देना चाहता तो मैं अभी भी कर सकता था। मैंने ये अलायंस इसलिए बनाया है ताकि सब लोग पैसे कमा सके, न कि सिर्फ मैं। फिर एक और रिटेलर ने पूछा, तुम्हारे अंकल का क्या होगा? अभी तो उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। मैंने कहा, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो खुद को बैरली ही सपोर्ट कर पा रहे हैं। वो तुम्हारा क्या करेंगे? बिजनेस में कैपेसिटी मैटर करती है, कनेक्शंस नहीं। कुछ रिटेलर्स ने कुछ देर तक सोचा और फिर अग्री कर गए। वो बोले, तुम एक फेयर इंसान हो, हमें तुम पर ट्रस्ट है। उसी रात मैंने 13 रिटेलर्स के साथ अलायंस एग्रीमेंट साइन किया। अगले वीक से उनकी सारी सप्लाईज मुझसे ही आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरे कोल्ड स्टोरेज ट्रक से ही होगा। मैंने गारंटी दी कि स्टेबल सप्लाई, बेस्ट प्राइस और जीरो लॉस होगा। शाओलिन एक्साइटमेंट से बोला, बॉस, इससे तो हमने मार्केट को इंटीग्रेट कर लिया है। एक बार बाइंग और सेलिंग अलायंस काम करना शुरू कर दे तो मेरा सप्लाई और कमर्शियल आउटलेट पर पूरा कंट्रोल हो। इससे मेरे अंकल का मार्केट शेयर और भी कम हो जाएगा, जिससे उनकी सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाएगी। अलायंस ऑफिशियली ऑपरेट करना शुरू कर देता है। मैं साउथ डॉक से बहुत सारा माल लेकर आता हूँ। मैंने वो सारा माल अलायंस के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और डिलीवरी ट्रक्स भी बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए। हर एक खेप बिना नुकसान के पहुंची, जिसे देखकर रिटेलर्स ने थम्स अप किया और कहा कि आय के साथ काम करना अलग ही एक्सपीरियंस है। जल्दी ही ये बात पूरे मार्केट में फैल गई कि आय ने एक बाइंग और सेलिंग अलायंस बना लिया। 1 डजन से ज्यादा रिटेलर्स उस अलायंस में शामिल हो गए। सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और बिजनेस भी पहले से बेहतर होता जा रहा। ये खबर सुनकर मेरे अंकल का चेहरा और भी उतर गया। मार्केट में उनका शेयर मेरी वजह से पहले ही कम हो गया था, जिस पर अब रिटेलर्स के साथ मिलकर मैंने उनकी रही सही कॉम्पिटिटिवनेस भी खत्म कर दी। तभी मेरे बगल में खड़े एक आदमी ने मेरे अंकल से कहा, अब हम आय के साथ काम करते हैं, सप्लाई भी स्टेबल है और प्राइसेस भी फेयर हैं। हम वापस तुम्हारे पास क्यों आए? मैंने कुछ नहीं कहा और मैं बस अपने काम में लगा रहा। उसी शाम मुझे ओल्ड चन का कॉल आया। उसने बताया कि साउथ डॉक पर 2 और नए शिप्स आ गए हैं और सप्लाई पहले से कहीं ज्यादा अबंडेंट है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं सप्लाई का वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। उनके पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है और उन्हें स्टेबल आउटलेट्स की जरूरत है। मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अलायंस के साथ मेरे सेलिंग चैनल्स पूरी तरह से ओपन है। मैं कितना भी माल अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। कॉल रखने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा हो गया और अपने अंकल के स्टॉल को देखने लगा, जो सामने ही था। वो एक क्रेडिटर से आर्ग्यू कर रहे थे। आवाज बहुत ऊंची थी। क्रेडिटर उनका चेहरा पॉइंट करते हुए चिल्ला रहा था कि अगर उधार लिया है तो वापस करना होगा और एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। मेरे अंकल, जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लगातार खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ और दिन का टाइम मांग रहे थे। वो स्वेयर कर रहे थे कि वो पे करने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन क्रेडिटर सुनने को तैयार नहीं था और उसने सीधे थ्रेटन किया, अगर तुमने इस वीक तक पे नहीं किया तो मैं तुम्हें कोर्ट में रिपोर्ट कर दूंगा। शाओलिन मेरे पास आया और धीरे से बोला, बॉस, मैंने सुना है कि आपके अंकल का डेट 1.5 मिलियन युआन से भी ज्यादा हो गया है। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी कर दे तो भी पे करने के लिए पर्याप्त नहीं हो। वो सच में एक डेड एंड पर है। मैं चेंबर के दरवाजे पर खड़ा होकर पूरे मार्केट को देख रहा था, जो पूरी तरह से जगमगा रहा था। लोग इधर उधर आ जा रहे थे और मंजर काफी बिजी था। वहीं मेरे सामने मेरे अंकल का स्टॉल अजीब तरह से खाली पड़ा था। शाओलिन ने मुझसे कहा, बॉस, अब तो मार्केट में सब यही कह रहे हैं कि आप ही इस जगह के असली बॉस हो। आपके अंकल का दौर अब खत्म हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद कर दिया। कल एक और खेप किंग क्रैब्स की आ रही है। अलायंस के मेंबर्स ने पहले ही 5 लाख युआन के ऑर्डर्स बुक कर दिए हैं। ये मार्केट अब मेरा है। बाइंग और सेलिंग अलायंस 2 हफ्तों से चल रही थी और सब कुछ स्मूथली चल रहा था। कोल्ड स्टोरेज में मेरा डेली कैश फ्लो 4 लाख युआन से ऊपर स्टेबल था और मेरा मार्केट शेयर 60% तक पहुंच गया था। उस दोपहर मैं कोल्ड स्टोरेज में इन्वेंटरी कर रहा था, तभी अचानक ओल्ड चेन का फोन आया और उसकी आवाज अर्जेंट लग रही थी। उसने बताया कि मौसम विभाग ने टाइफून का अलर्ट जारी किया है। एक सुपर टाइफून 3 दिनों में जमीन से टकराएगा और समुद्र में मौजूद सभी जहाजों को शेल्टर के लिए पोर्ट पर वापस आना होगा। इसका मतलब था कि कम से कम 1 हफ्ते तक मार्केट में ताजी सी फूड की सप्लाई
सप्लाई नहीं होगी। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैंने तुरंत पूछा कि क्या वो अभी भी माल अनलोड कर सकते हैं। ओल्ड चेन ने कहा कि आज आखिरी दिन है, कल से सभी जहाजों को पोर्ट पर वापस आना होगा। उसने मुझसे कहा कि उसके पास अभी भी एक खेप बची है और पूछा कि क्या मैं उसे लेना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं सब कुछ ले लूंगा और तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। फोन रखने के बाद मैंने शाओलिन को कॉल किया और हम सीधे रेफ्रिजरेटेड ट्रक में साउथ पियर की तरफ चल दिए। ड्राइव करते वक्त मैं सोच रहा था कि टाइफून की वजह से मार्केट में सप्लाई रुक जाएगी और सी फूड की कीमतें आसमान छू जाएंगी। अगर मैं पहले से ही काफी माल जमा कर लेता हूँ तो मैं न सिर्फ अलायंस के मेंबर्स के लिए सप्लाई सुनिश्चित कर पाऊंगा बल्कि मार्केट को भी स्थिर रख पाऊंगा। मैं शाम को साउथ पियर पर पहुंचा। ओल्ड चेन और उसकी टीम अर्जेंट तरीके से माल अनलोड कर रहे थे। पियर पर बहुत भीड़ थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं सब कुछ मौके पर ही खरीद लूंगा और तुरंत 3 लाख युआन का पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। ओल्ड चेन ने कहा, अरे ये टाइफून बहुत स्ट्रांग है, अच्छे से तैयारी कर लो। मेरा मानना है कि कम से कम 1 हफ्ते तक इंटरप्शन रहेगी और मार्केट में स्टॉक खत्म हो जाएगा। मैंने सिर हिलाकर कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है, मैं रात में ही सारा माल वापस मार्केट ले जाता हूँ। जब हम सब कुछ खत्म करते हैं तब रात के 11 बज चुके थे। शाओलिन और मैं सॉर्टिंग, पैकिंग और स्टोरेज करने लगते हैं। मैं कोल्ड स्टोरेज के बैकअप जनरेटर को अच्छी तरह से चेक करता हूँ ताकि तूफान के दौरान पावर कट ना हो जाए। अगली सुबह पूरे मार्केट में तूफान की अफवाहें फैलने लगती है। बहुत सारे स्टॉल ओनर्स अर्जेंट स्टॉक जमा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर शिप्स पहले ही पोर्ट पर वापस आ चुके थे, जिस वजह से कुछ भी खरीद पाना इम्पॉसिबल था। शाओलिन मुझसे कहता है, बॉस, मार्केट में हर कोई सामान पाने के लिए डेस्परेट है और प्राइसेस पहले ही 30% तक बढ़ चुके हैं। मैं उसे जवाब देता हूँ, चिंता मत करो, पहले अलायंस मेंबर्स के लिए सप्लाई सिक्योर करते हैं और फिर देखते हैं कि सरप्लस का क्या करना है। मैं अलायंस के मेंबर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि तूफान आने वाला है और मार्केट में कम से कम 1 हफ्ते तक सप्लाईज खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैंने पहले से ही पर्याप्त स्टोरेज कर लिया है जिससे उनकी सप्लाईज अफेक्टेड नहीं होंगी और प्राइसेस भी नहीं बढ़ेंगे। कई छोटे ट्रेडर्स राहत की सांस लेते हैं। वो कहते हैं, वहां तुम्हारी दूरदर्शिता तो कमाल की है, वरना हम सबको तो बंद ही करना पड़ता। मीटिंग के बाद दूसरे स्टॉल ओनर्स भी मुझे ढूंढने लगते हैं और ऊंचे प्राइसेस पर सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं उन सभी को ये कहकर रिजेक्ट कर देता हूँ कि प्रायोरिटी अलायंस मेंबर्स की है। दोपहर में मुझे पता चलता है कि मेरे अंकल भी सामान जमा कर रहे हैं। शाओलिन मुझे बताता है कि मेरे अंकल ने हाई इंटरेस्ट लोन लिया है और छोटे पोर्ट्स पर हाई प्राइसेस पर बड़ी मात्रा में सामान खरीदा है, इस उम्मीद में कि वो तूफान के दौरान एक बड़ी फॉर्च्यून कमाएंगे और रिकवर कर लेंगे। ये सुनकर मेरा दिल डूब जाता है। मेरे अंकल सब कुछ एक ही चाल में दांव पर लगा रहे थे, लेकिन उनकी पुरानी रेफ्रिजरेशन मशीन्स इतनी बड़ी मात्रा में लोड सहन नहीं कर पाएंगी। अगर कुछ गलत हो गया तो लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। शाम को मैं स्पेशली मेरे अंकल के स्टॉल पर जाता हूँ। वो अपने वर्कर्स को सामान कोल्ड स्टोरेज में ले जाने के लिए डायरेक्शन दे रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। उनकी रेफ्रिजरेशन मशीन्स पूरी कैपेसिटी से चल रही थी और एक बहरा कर देने वाला शोर निकल रहा था। मैं उन पुरानी मशीनों के सामने खड़ा था, एक अजीब सी आशंका के साथ। तभी शाओलिन मेरे पास आता है और धीरे से कहता है, बॉस, आपके अंकल ने जो माल जमा किया है वो कम से कम 5 लाख का तो होगा ही। क्या आपकी ये पुरानी मशीन्स इसे संभाल पाएंगी? मैं बिना कुछ कहे अपना सिर हिला देता हूँ। उस रात मैं फिर से अपने कोल्ड स्टोरेज के सारे इक्विपमेंट चेक करता हूँ। रेफ्रिजरेटर्स नॉर्मली काम कर रहे थे और टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस नीचे स्टेबल था। जनरेटर के सारे टेस्ट भी एक्टिवेट करने के लिए रेडी थे। मैंने कुछ छोटे जनरेटर्स भी तैयार रखे थे। इसके बाद रात के 12 बजे वेयरहाउस के दरवाजे के सामने खड़े होकर मैं आसमान की ओर देखता हूँ। काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं और हवा तेज हो जाती है। वेदर फोरकास्ट में बताया गया था कि टाइफून अगले दिन सुबह तक लान से टकराएगा, जिसकी विंड स्पीड 14 ग्रेड तक होगी। मेरे अंकल का स्टॉल मेरे स्टॉल के सामने था, जहां अभी भी रोशनी थी। ग्लास से मैं उन्हें अकेला अपने माल के सामने बैठा हुआ देख सकता था। उनके चेहरे पर एक उम्मीद भरी स्माइल थी। उन्हें लग रहा था कि ये टाइफून उनके दोबारा उठने का मौका है, पर उन्हें क्या पता था कि यही उनकी बर्बादी का कारण बन सकता है। अगले दिन टाइफून और करीब आ गया। आसमान एकदम ग्रे था। हवा की स्पीड 8 ग्रेड तक पहुंच चुकी थी और मार्केट के कई स्टॉल्स जल्दी बंद होने लगे थे। तूफान से निपटने की तैयारी करते हुए मैंने शाओलिन को सारे इक्विपमेंट दोबारा चेक करने को कहा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अलायंस के मेंबर्स भी टाइफून के बाद काम करने के लिए तैयार थे। फिर शाम को 4 बजे मुझे ओल्ड चेन का फोन आता है। वो कहता है कि टाइफून उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उनके सारे शिप्स वापस पोर्ट पर आ गए थे और डॉक खाली कर दिया गया था। मैं जवाब देता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। फोन रखने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़ा हो जाता हूँ। आसमान को अंधेरा होते हुए देखता हूँ। हवा और तेज हो जाती है और बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगती है। मेरे अंकल के स्टॉल में वो अभी भी काम कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि उनके रेफ्रिजरेटर नंबर 3 की स्क्रीन फ्लिकर कर रही है और टेम्परेचर अनस्टेबल हो रहा है। मुझे एक झटका लगता है। मैं उस मशीन को बहुत अच्छे से जानता था। यह खराब होने का साइन था। टाइफून फाइनली लैंड से टकरा गया और बारिश के साथ तेज हवा शहर में तबाही मचाने लगती है। शहर में लगे सारे एडवर्टाइजिंग पोस्टर्स फट चुके थे। पेड़ बीच से टूट गए थे और मार्केट में अंधेरा छा गया था। सिर्फ कुछ दुकानों की इमरजेंसी लाइट्स ही जल रही थी। हम सब बस इधर उधर देख रहे थे। मैं और शाओलिन कोल्ड स्टोरेज की निगरानी
कर रहे थे। हम इक्विपमेंट के फंक्शन पर ध्यान रख रहे थे। सिस्टम नॉर्मल तरीके से काम कर रहा था, टेम्परेचर स्टेबल था और बैकअप पावर सप्लाई भी किसी भी वक्त के लिए तैयार थी। शाओलिन खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। तभी वो अचानक बोला, बॉस, लगता है तुम्हारे अंकल की दुकान पर कुछ हुआ है। मैं भी उसके पास गया और बारिश में देखने लगा। मेरे अंकल की दुकान में अंधेरा था, उनके सारे रेफ्रिजरेटर्स बंद थे और वो टॉर्च की रोशनी में इधर उधर घूम रहे थे। शाओलिन ने कहा, बॉस, उन्होंने बैकअप का कोई इंतजाम नहीं किया था। बॉस, अगर पावर नहीं आई तो उनका सारा सामान खराब हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने इक्विपमेंट की निगरानी करता रहा। तूफान पूरे 6 घंटे चला। फिर धीरे धीरे हवा और बारिश कम होने लगी, आसमान साफ होने लगा और मैं कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकला। मार्केट में सब कुछ तहस नहस हो गया था। हर जगह डेड सी फूड फैला हुआ था। दूर से ही सड़ने की बदबू आ रही थी। शाओलिन बोला, बॉस, तुम्हारे अंकल का तो सब खत्म हो गया। 6 घंटे तक लाइट नहीं थी और सारे रेफ्रिजरेशन मशीन्स बंद थे। 5 लाख का माल खराब हो गया। मैं भी जाकर देखने लगा। किंग क्रैब्स, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स और स्टार ग्रुपर सड़े हुए मांस में बदल चुके थे। मेरे अंकल वहीं पर खाली नजरों से बैठे थे, जैसे उनकी आत्मा ही निकाल ली गई। मुझे देखकर उनकी आंखों में कई सारे इमोशंस दिखे, लेकिन आखिर में उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। मैं बिना उन्हें देखे वापस मुड़ गया। कोल्ड स्टोरेज में वापस आकर मैंने इन्वेंटरी चेक करना शुरू किया। तूफान में 0 नुकसान हुआ था। सारा सी फूड जिंदा था। मैंने तुरंत अलायंस के मेंबर्स को इन्फॉर्म किया कि हम नॉर्मल सप्लाई कर सकते हैं। सुबह 10 बजे तक मार्केट फिर से शुरू हो गया, लेकिन ज्यादातर दुकानों को पावर कट की वजह से बहुत नुकसान हुआ था और उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। सिर्फ मेरा ही गोदाम ठीक से काम कर रहा था। जल्द ही सिर्फ मेरे पास ही स्टॉक था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के बायर्स मुझे कॉल करके पूछने लगे कि क्या मैं उन्हें सप्लाई कर सकता हूँ। मैंने हाँ तो कह दिया, पर मैंने कहा कि प्राइसेस मार्केट के हिसाब से ही चलेंगे। तूफान के बाद सी फूड की कमी हो गई थी। प्राइसेस बढ़ गए थे, जिस पर मैंने अपने एलाइज को प्रायोरिटी दी और उनके प्राइसेस वही रखे। बाकी कस्टमर्स के लिए मार्केट प्राइस रखा। उस दिन मेरा गोदाम एकदम भर गया था। रेस्टोरेंट्स के ओन रुपीज, रिटेल रुपीज और यहाँ तक कि दूसरे स्टॉल्स के ओनर्स भी मुझसे सामान लेने आए थे। मैंने सबको लाइन में सप्लाई किया, यह इंश्योर करते हुए कि हर कस्टमर को उसका हिस्सा मिले, पर मैंने होर्डिंग या स्पेकुलेशन नहीं की। शाओलिन ने एक्साइटमेंट में कहा, बॉस, आज का टर्नओवर 1 मिलियन से ऊपर चला गया। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये वो रिजल्ट नहीं था जो मैं चाहता था, पर मार्केट का यही रूल है। जो तैयार रहता है वो बच जाता है और जो नहीं रहता वो एलिमिनेट हो जाता। दोपहर के 3 बजे मेरे अंकल के स्टॉल पर कुछ क्रेडिटर्स आ गए। वहां मरे हुए सी फूड का ढेर देखकर वो गुस्से से लाल हो गए। उनमें से एक ने मेरे अंकल की तरफ उंगली उठाई और तेज आवाज में बोला, ओल्ड ले, तुम हमारा उधार कैसे चुकाओगे? इस कचरे की कीमत ही कितनी होगी? मेरे अंकल अपना सिर झुकाए खड़े थे और बार बार कह रहे थे कि उन्हें थोड़ा और टाइम दे दो, वो पे करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। क्रेडिटर्स ने उनकी बात नहीं सुनी और सीधे कह दिया कि अगर उन्होंने 3 दिनों में पे नहीं किया तो वो उन्हें कोर्ट में सू कर देंगे, वो उनका स्टॉल जब्त कर लेंगे। मेरे अंकल जैसे अपनी सारी ताकत हार चुके थे और दीवार के सहारे खड़े हो गए। उनसे एक शब्द भी नहीं निकला। शाओलिन ने मुझसे कहा, बॉस, आपके अंकल का 5 लाख का सारा सामान तो बर्बाद हो गया और ऊपर से उन पर 1 मिलियन से ज्यादा का डेट भी है। वो कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। मैं गोदाम के दरवाजे पर खड़ा होकर सामने का सीन देख रहा था, पर मुझे अंदर से कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उस रात तूफान पूरी तरह से खत्म हो गया और आसमान साफ हो गया। मैं मार्केट के एंट्रेंस पर खड़ा होकर तारों भरे आसमान को देख रहा। इस तूफान ने मार्केट के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया। मेरे अंकल के स्टॉल पर मेरे सामने लाइट अभी भी जल रही थी। वो वहां अकेले मरे हुए सी फूड के ढेर के सामने बैठे थे, बिना हिले डुले। उनकी वो रेफ्रिजरेशन मशीन्स पूरी तरह से बेकार हो गई थी। स्क्रीन्स ब्लैक हो गई थी और अब वो ठीक नहीं हो सकती थी। मार्केट में लोग कहने लगे थे कि मेरे अंकल पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने तूफान से पहले सब कुछ लगा दिया था। मैंने कुछ लोगों से कर्ज लिया था ताकि मैं अपना बिजनेस बढ़ा सकूं, जिस पर मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब चुका हूँ। अगले दिन मुझे ओल्ड जन का फोन आता है। वो बताता है कि तूफान के बाद अब शिप्स फिर से चलनी शुरू हो गई है और 3 दिन में नया माल पोर्ट पर आ जाएगा। वो मुझसे पूछता है कि मुझे कितना माल चाहिए। मैं उसे पहले से दुगना माल लाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मार्केट में माल की कमी है और डिमांड बहुत ज्यादा है। फोन रखने के बाद मैं कोल्ड स्टोरेज के एंट्रेंस पर खड़ा हो जाता हूँ। पूरे मार्केट को देखने पर मुझे पता चलता है कि तूफान के बाद बहुत से लोग अपना नुकसान साफ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी दुकानें तक बंद कर दी है, लेकिन मेरे कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस पहले से भी ज्यादा अच्छा चल रहा है। उस दिन दोपहर में मैं कोल्ड स्टोरेज में नए माल का इन्वेंटरी कर रहा था। तभी शाओलिन मेरे पास आता है और कहता है, बॉस, आपके अंकल गेट पर खड़े हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं ऊपर देखता हूँ और शीशे से मेरे अंकल बाहर खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनका चेहरा उतरा हुआ है। वो बहुत परेशान दिख रहे हैं। मुझे देखकर उनके होंठ कांपने लगते हैं और बहुत देर बाद वो सिर्फ 2 शब्द बोल पाते हैं, माफ करना। मैं सिगरेट जलाता हूँ और बिना कुछ कहे उनके बोलने का इंतजार करता हूँ। मेरे अंकल कुछ देर तक चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं उन्हें बिना जवाब दिए देखता रहता हूँ। मेरे अंकल फिर कहते हैं, तूफान की रात मेरा सारा माल बर्बाद हो गया और अब लेनदार हर रोज आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो मुझे कोर्ट में ले जाएंगे। मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। क्या तुम अपने अंकल की मदद नहीं करोगे? हम फैमिली जो है। मैं सिगरेट से राख झटकता हूँ
हूँ और कामली कहता हूँ, अंकल आपको कितने पैसे चुकाने हैं? मेरे अंकल नजरें झुकाकर कहते हैं, इंटरेस्ट मिलाकर 1.6 मिलियन। मैं कहता हूँ 1.6 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं। मेरे अंकल अपनी आंखें थोड़ी लाल करके ऊपर देखते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ पहले बुरा किया था। 1,20,000 वाली बात मेरी गलती थी। अब तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि 1.6 मिलियन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। बस मुझे उधार दे दो और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं उन्हें देखता हूँ और कहता हूँ, अंकल आप मुझे वापस कैसे करेंगे? मेरे अंकल हैरान होकर जवाब देते हैं, मेरे पास अभी भी वो स्टॉल है, भले ही उसकी कीमत अब ज्यादा ना हो, लेकिन लोकेशन अभी भी अच्छी है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें ब्याज के साथ पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर मैं हंसता हूँ और कहता हूँ, चाचा क्या सच में आपको लगता है कि आप ठीक हो पाएंगे? मेरी बात सुनकर चाचा एकदम चुप हो जाते हैं। उनका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। मैं आगे कहता हूँ कि तूफान आने से पहले मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि सबको जनरेटर तैयार रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और डेस्परेशन में आकर सूदखोरों से कर्ज लेकर सामान भर लिया। ये तो उनकी अपनी गलती थी। अब जब सब कुछ गलत हो गया है तो मुझसे पैसे मांगने आ गए। किस हक से? मेरे चाचा कहते हैं, अरे हम तो परिवार है। मैं जवाब देता हूँ, चाचा जब मुनाफा बांट रहे थे तब तो मुझे परिवार नहीं समझा। 3065 दिन साल भर मैं तुम्हारे लिए काम करता रहा और तुमने मुझे सिर्फ 1,20,000 दिए, ये कहकर कि मैं तो बस सस्ता मजदूर हूँ। अब जब तुम मुश्किल में हो तो तुम्हें याद आ रहा है कि हम परिवार है। मेरे चाचा एकदम चुपचाप खड़े रह जाते हैं, जैसे उनकी सारी ताकत ही चली गई हो। मैं सिगरेट बुझाता हूँ और कहता हूँ, चाचा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पैसे उधार देकर नहीं। ये सुनकर चाचा की आंखें चमक उठती हैं और वो कहते हैं, अरे बताओ, जब तक मैं इस क्राइसिस से उबर जाऊं मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ, तुम अपनी पोजीशन मुझे दे दो और मैं 1.6 मिलियन लगाकर तुम्हारे सारे कर्ज चुकाने में मदद करूंगा। मेरी बात सुनकर चाचा एकदम सन्न रह जाते हैं, बहुत देर तक कुछ नहीं बोलते। मैं उन्हें समझाता हूँ कि अब वो पोजीशन सिर्फ एक खोखला शेल है और सारे कूलिंग सिस्टम बेकार हो चुके हैं, कस्टमर्स भी जा चुके हैं और अगर वो मुझे नहीं देंगे तो लेनदार कोर्ट के जरिए उसे जब्त कर लेंगे। जब्त होने से बेहतर है कि वो मुझे बेच दे, कम से कम इससे उनके सारे कर्ज तो चुकता हो जाएंगे और वो जेल जाने से भी बच जाएंगे। मेरे चाचा का चेहरा पीला पड़ जाता है और होठ कांपते हुए वो कहते हैं, अरे ये पोजीशन तो 10 साल की मेरी मेहनत का फल है। जिस पर मैं कहता हूँ कि मेहनत से कर्ज नहीं चुकाए जाते। अब उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो पोजीशन मुझे दे दें, अपने कर्ज चुकाएं और नई शुरुआत करें, या फिर मुकदमे का इंतजार करें, पोजीशन जब्त हो और जेल भी जाना पड़े। अब वो खुद चुन ले। मेरे चाचा एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। वो मुझे गुस्से से देखते हैं, उनके अंदर गुस्सा और निराशा दिखती है, लेकिन आखिर में सब हेल्पलेसनेस में बदल जाता है। फिर वो कहते हैं, अरे क्या तुम थोड़ा प्राइस बढ़ा सकते हो? जिस पर मैं सिर हिलाकर मना कर देता हूँ और कहता हूँ कि 1.6 मिलियन ही मार्केट प्राइस है। आजकल जो हालत है उसमें इतने में बिकना भी बहुत बड़ी बात है। मेरे चाचा थोड़ी देर चुप रहे और फिर सिर झुकाकर बोले, मैं सोचूंगा। जिस पर मैंने कहा, चाचा लेनदारों ने तुम्हें 3 दिन का टाइम दिया है, आज दूसरा दिन है, तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। मेरे चाचा ने कुछ नहीं कहा, वो मुड़े और चले गए। उनकी कमर झुकी हुई थी और वो बहुत धीरे चल रहे थे, जैसे अचानक 10 साल बूढ़े हो गए हों। उसी रात मुझे खबर मिली कि लेनदार मेरे चाचा की दुकान पर फिर से आ गए। इस बार वो कुछ और लोगों को साथ लाए थे और सीधे दुकान से सारा सामान निकालने लगे, ये कहते हुए कि अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो वो उन्हें कोर्ट में रिपोर्ट कर देंगे। मेरे चाचा दरवाजे पर खड़े थे, उन लोगों को अपना सामान ले जाते हुए देख रहे थे और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अगली सुबह मेरे चाचा फिर आए। इस बार उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था, दुकान की प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट। वो मेरे सामने चुपचाप खड़े रहे। फिर आखिरकार उन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट दिया और कहा, ठीक है, मैं मान गया। मैंने डॉक्यूमेंट लिया, उसे देखा और कहा, चाचा हम आज दोपहर नोटरी ऑफिस जाएंगे और फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। मेरे चाचा ने हामी भरी और मुड़कर जाने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर वो अचानक रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, तुम जीत गए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसी दोपहर मैंने फॉर्मेलिटीज पूरी की और तुरंत रेनोवेशन शुरू कर दी। पुरानी दुकान को तोड़कर कोल्ड स्टोरेज को बड़ा करने लगा। मैं वेयरहाउस के एंट्रेंस के सामने खड़ा था, उस दुकान को देख रहा था जो जल्द ही मेरी होने वाली थी। वो साइन बोर्ड जो 10 सालों से वहां लगा हुआ था अभी भी लटका हुआ था, लेकिन जल्द ही उसे एजी फूड से बदल दिया जाएगा। ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद मैंने दुकान की रेनोवेशन शुरू कर दी और एक प्रोफेशनल टीम को हायर किया। मैंने अपने चाचा की पुरानी दुकान को अपने कोल्ड स्टोरेज से मिला दिया, पार्टीशन वॉल को गिरा दिया और स्पेस तुरंत डबल हो गया। मैंने 6 नई इंपोर्टेड रेफ्रिजरेशन मशीन्स का ऑर्डर दिया जो सबसे एडवांस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स और बैकअप पावर सप्लाई से इक्विप थी। मैंने डिलीवरी व्हीकल्स की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी, जिससे मैं ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दे सकूं। रेनोवेशन के दौरान मार्केट में तरह तरह की बातें हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि मैं बहुत निर्दयी हूँ जो अपने चाचा को भी नहीं छोड़ता। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर मेरे अंकल ने उस वक्त बेहतर बर्ताव किया होता तो उनका ऐसा हाल नहीं होता। मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दी और बस अपने काम पर फोकस किया। एक हफ्ते बाद मेरी नई दुकान बनकर तैयार हो गई। एक बहुत बड़ी जगह थी, लगभग 1000 स्क्वायर मीटर्स की। 6 नई रेफ्रिजरेशन मशीन्स एकदम परफेक्ट लाइन में लगी हुई थी। डिलीवरी ट्रक्स दरवाजे पर पार्क किए हुए थे और सी फूड डिस्ट्रीब्यूटर का साइन सूरज की रोशनी में चमक
मजाक रहा था। मैंने कोई सेरेमनी नहीं की, बस अलायंस मेंबर्स और कुछ इंपॉर्टेंट कस्टमर्स को बता दिया, लेकिन खबर फिर भी फैल गई। लगभग पूरा मार्केट ही देखने आ गया। बॉस जान कई रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ मुझे बधाई देने आए। उन्होंने बिजनेस का साइज देखा और अपनी थंब ऊपर करके कहा, वाह, कुछ ही महीनों में तुमने मार्केट को इस तरह से इंटीग्रेट कर लिया। यह तो कमाल है। अलायंस मेंबर्स भी आए। 13 रिटेलर्स नई दुकान के सामने चेहरे पर स्माइल लिए खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ काम करके इन 2 महीनों में हमने पिछले पूरे साल से ज्यादा कमाया है। मैंने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो फ्यूचर और भी बेहतर होगा। ओपनिंग के दिन डेली कैश फ्लो 1.5 मिलियन को पार कर गया। सुबह से रात तक ऑर्डर्स आ रहे थे। 5 डिलीवरी व्हीकल्स लगातार आ जा रहे थे और सारे कस्टमर्स को टाइम पर सामान मिल रहा था। शाओलिन ने मुझे अकाउंट बुक दिखाई और एक्साइटमेंट से कहा, बॉस, इस पेस से तो इस महीने हम 3 मिलियन का नेट प्रॉफिट पार कर लेंगे। मैंने हामी भरी। 3 मिलियन तो मेरे अंकल और मेरा पूरे साल का नेट प्रॉफिट होता था। अब एक महीने में इतना कमाना एकदम पॉसिबल लग रहा था। मैं दुकान के सामने खड़ा होकर पूरे मार्केट को देख रहा था। वो जगह जहां पहले मेरे अंकल की दुकान थी, अब मेरी थी। उस रात मैंने अलायंस मेंबर्स और की एम्प्लॉइज को मीटिंग के लिए बुलाया। मैंने उनसे कहा, अगले महीने से मैं 20% रखूंगा और आप लोग 80% रखेंगे। रिटेलर्स हैरान रह गए और वान नाम के एक आदमी ने कहा, बॉस, ये कैसे पॉसिबल है? आप सामान और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं और रिस्क भी आप लेते हैं। 20% तो बहुत कम है। मैंने जवाब दिया, भाई वान, अब मेरा बिजनेस बढ़ गया है और वॉल्यूम भी बढ़ गया है, तो 20% कम नहीं है। आप लोग ज्यादा कमाएंगे तो आप लोगों को मेरे साथ काम करते रहने की मोटिवेशन भी मिले। कई रिटेलर्स की आंखें नम हो जाती है और वो कहते हैं, तुम्हारे साथ काम करना वर्थ इट है। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं उस स्टॉल के सामने खड़ा रहता हूँ जो मार्केट की रोशनी से जगमगा रहा है और लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। सब कुछ बहुत बिजी है। शाओलिन मुझे बताती है कि आज अंकल मार्केट आए थे। वो एंट्रेंस पर बहुत देर तक खड़े रहे, हमारे नए स्टॉल को देखते रहे और फिर बिना कुछ कहे चले गए। अंकल वो 1.6 मिलियन लेकर अपनी सारी डेट्स तो चुका देते हैं, लेकिन इस मार्केट में 10 सालों में बनाई उनकी फाउंडेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी। अब वो बस एक कॉमन आदमी है। अब वो पहले जैसे अरोगेंस से भरे स्टॉल ओनर नहीं रहे। देर रात में स्टॉल का डोर बंद कर देता हूँ, आराम करने के लिए रेडी होकर। जब मैं मार्केट के एंट्रेंस से गुजरता हूँ तो मुझे एक फेमिलियर फिगर वहां खड़ी दिखती है। वो अंकल थे। वो मार्केट के एंट्रेंस पर खड़े थे, अंदर की ब्राइट लाइट्स को देख रहे थे, साइन बोर्ड को देख रहे थे। वो साइन बोर्ड एक कॉम्प्लेक्स लुक के साथ। मैं उनके पास जाता हूँ। मैं उनके बगल में बिना कुछ कहे खड़ा हो जाता हूँ। काफी साइलेंस के बाद अंकल मेरी तरफ देखते हैं। फाइनली वो कहते हैं, आई, अच्छा काम करो। ये कहकर वो मुड़ जाते हैं और चले जाते हैं। अब उनमें वो पहले वाली स्टॉल ओनर वाली बात नहीं रही। 1,20,000 से अब तक 3 मंथ से भी कम टाइम में मैं टोटल काउंटर अटैक कर देता हूँ। मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉल, सप्लाई का सबसे स्टेबल सोर्स, सबसे क्वालिटी वाले कस्टमर्स, सब कुछ मेरे हैंड्स में है। ये मार्केट अब मेरा है। ईयर एंड होने वाला है। ये ईयर जब मैंने ब्रेकअप के बाद 1,20,000 से स्टार्ट किया था, तब से पूरे मार्केट को कंट्रोल करने तक ऐसा लगता है जैसे पूरी लाइफ बीत गई। उस नाइट मैंने सारे एम्प्लॉइज और अलायंस मेंबर्स को इकट्ठा किया और नए स्टॉल पर 10 से ज्यादा टेबल्स लगाए। सियोलिन, ओल्ड चेन, ओल्ड हान, ओल्ड जो और 13 रिटाइल रुपीज, वो सभी जिन्होंने फॉलो किया, वो पूरी टीम जो मेरे साथ फाइट करती है, सब यहाँ है। मैं उठता हूँ, अपना कप उठाता हूँ और कहता हूँ, इस ईयर सपोर्ट करने के लिए आप सभी का थैंक्स। आज ईयर एंड के प्रॉफिट्स को बांटने का डे है और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। शाओलिन को सबसे पहले उसका शेयर मिलता है। मैं उसे 2 लाख का रेड एनवेलप देता हूँ। उसकी स्टार्टिंग सैलरी 12,000 पर मंथ थी और मैंने उसे ईयर एंड बोनस का प्रॉमिस किया था और वो अच्छा काम करती है। वो 2 लाख वो डिजर्व करती है। 13 रिटेलर्स को भी उनका शेयर मिलता है। अग्रीमेंट के अनुसार प्रॉफिट शेयरिंग 80 से 20 थी। उन्हें बिगेस्ट पार्ट मिलता है। हर किसी को सैकड़ों हजारों मिले, कुछ को तो मिलियन से भी ज्यादा। शाओलिन और बाकी रिटेलर्स इतने खुश थे कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा। दूसरों के लिए काम करते हुए वो लोग पूरा साल जी तोड़ मेहनत करते थे और मुश्किल से 1 लाख कमा पाते थे। आय के साथ कुछ महीने काम करने के बाद उन्होंने पिछले कई सालों से ज्यादा कमा लिया। मैंने कहा, अगर सब लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। चलो अगले साल और मेहनत करते हैं, ये और भी बेहतर होगा। पुराने चेन और बाकी शिप कैप्टन्स भी आए और मैंने हर एक को खूब सारे गिफ्ट्स दिए। इस साल सपोर्ट करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। पुराने चेन ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, आए, तुम एक लॉयल और बहादुर लड़के हो। हमने तुम पर ट्रस्ट करके कोई गलती नहीं की। काफी ड्रिंक्स के बाद माहौल और भी गर्म हो गया। कुछ रिटेलर्स इन महीनों में जो हुआ उसे याद करने लगे। वो बता रहे थे कि कैसे शुरुआत में मार्केट में किसी को मुझ पर भरोसा नहीं था। वो सोचते थे कि मैं इतना जवान होकर अपने अंकल को कैसे हरा पाऊंगा, लेकिन किसने सोचा था कि कुछ ही महीनों में सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाएगी। बानकेटे खत्म हो गया और काफी देर हो चुकी थी। मैं स्टॉल के सामने खड़ा था, तभी शाओलिन आई और उसने मुझे एक अकाउंट बुक दी। उसने कहा कि ओपनिंग से लेकर अब तक टोटल कैश फ्लो 23 मिलियन है और नेट प्रॉफिट 8.5 मिलियन है। मैंने बुक ली और नंबर्स देखे। पिछले साल अंकल के साथ पूरा साल काम करके टोटल फ्लो 5 मिलियन से ज्यादा था। नेट प्रॉफिट 2.85 मिलियन था और मुझे सिर्फ 1,20,000 मिले थे। इस साल खुद के लिए 3 महीने से भी कम काम करके नेट प्रॉफिट पिछले साल से 3 गुना ज्यादा था। इस साल मुझे बहुत कुछ समझ
जाए। रूल्स तभी मायने रखते हैं जब वो तुम्हारे हाथ में हो। कैपिटल उसका था, रिलेशंस उसके थे, इसलिए वो डिसाइड करता था। अब स्टॉल मेरा है, सप्लाई मेरी है, कस्टमर्स मेरे हैं, मैं डिसाइड करता हूँ। लेकिन मैं अपने अंकल की तरह नहीं बनूंगा जो सिर्फ मुझे एक्सप्लॉइट करने की चिंता करते थे। आखिर में वो अकेले रह गए और उन्हें धोखा मिला। मुझे वो करना चाहिए जिससे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो भी पैसा कमाए। सिर्फ तभी हम और आगे बढ़ पाएंगे। शाओलिन मुझे बताती है कि मेरे अंकल अब एक छोटे से रेस्टोरेंट में किचन में काम करते हैं। स्टॉल का ओनर होने से एक एम्प्लॉय बनने तक ये कॉन्ट्रास्ट ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी सहन कर सके, लेकिन ये उनकी अपनी पसंद थी जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया था। अब वो वैसा ही रिएक्ट कर रहे हैं। आधी रात को मैं दुकान का दरवाजा बंद करता हूँ। न्यू ईयर की बेल्स बजने वाली है और मार्केट में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। मैं सी फूड होलसेलर के साइन के नीचे खड़ा हूँ। अपनी 1000 स्क्वायर मीटर की दुकान को देखता हूँ। उन 6 नई रेफ्रिजरेशन मशीन्स को देखता हूँ। एंट्रेंस पर खड़ी मेरी 5 कोल्ड चेन ट्रक्स को देखता हूँ जिनकी कीमत 1,20,000 से 8.5 मिलियन तक है। एक एक्सप्लॉयटेड एम्प्लॉय से मार्केट का सबसे बड़ा सप्लायर बनने में मुझे 3 महीने से भी कम समय लगा। इस साल मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी। रूल्स तुम्हें असली कॉन्फिडेंस तभी देते हैं जब वो तुम्हारे हाथों में हो। तभी शाओलिन मेरे पास आता है और कहता है, बॉस हैप्पी न्यू ईयर। मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। दूर आसमान में कलरफुल लाइट्स के साथ फायरवर्क्स खेलने लगते हैं जो पूरे मार्केट को रोशन कर देते हैं। मैं दुकान के डोर पर खड़ा हूँ और यह सब देखकर मेरा दिल शांत हो जाता है। अगले साल मैं और भी ग्रो करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस मार्केट को कंट्रोल नहीं करना चाहता बल्कि बिजनेस को पास की सिटीज और उससे भी आगे एक्सपांड करना चाहता हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ घर जाकर अपनी माँ के साथ न्यू ईयर्स ईव डिनर करना चाहता हूँ। मैं अपना फोन निकालता हूँ और उसे मैसेज करता हूँ, माँ मैं कल घर आऊंगा। फोन तुरंत रिप्लाई करता है, ठीक है माँ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं फोन रखता हूँ, दुकान का डोर लॉक करता हूँ और ड्राइव करके मार्केट से निकल जाता हूँ। रेयर व्यू मिरर में सी फूड होलसेलर का साइन दिखता है।